हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम करने वाले हैं वो है पीजीटी इकोनॉमिक्स जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2020 में। ठीक है, 2020 में यानी कि 2020 में वो ये पेपर है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके का पेपर आपका आएगा। फर्स्ट है कि भारतीय आर्थिक नियोजन के प्रथम 3 दशकों में राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही। तो एक तो ये ध्यान रखिए, जब ऐसे टॉपिक है ना, तो इसका मतलब हमें प्लानिंग के बारे में, ठीक है ना, जो प्लानिंग है ना, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो उनको हमें अच्छे से करना है। ठीक, फर्स्ट ये रहेगा, आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। भारतीय आर्थिक नियोजन के प्रथम 3 दशकों में राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है, यानी कि जो भी इन्होंने क्या कहा कि आर्थिक नियोजन, जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग हुई, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, उसके प्रथम 3 दशक का क्या मतलब, 30 सालों में राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो वो रही, एनुअल ग्रोथ रेट जो रही वो रही 3.4%। ये फैक्चुअल डेटा है, इसको आपको लर्न ही करना है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं। दूसरा ये है अगला कि निम्न में से किसे स्थिर रखकर उपभोक्ता बचत को समझाया जा सकता है, यानी कंज्यूमर सरप्लस की ये बात कर रहे हैं। तो जब आपने कंज्यूमर सरप्लस किया था माइक्रो में, ये माइक्रो का क्वेश्चन है, और इससे पहले वाला आप इंडियन इकोनॉमी में देखोगे, तो कंज्यूमर सरप्लस के अंदर क्या था कि प्राइस दिए हुए थे, ठीक है, प्राइस दिए हुए थे, ये डिमांड करा हुआ, ये प्राइस है, इससे ऊपर का जो हिस्सा यानी कि अबव द प्राइस लाइन और बिलो द डिमांड करो। फर्स्ट ये आपने एक ये देखा था। दूसरा हमने दूसरे तरीके से इसका देखा था कि जितना हम देना चाहते हैं और एक्चुअल में जितना हम पेमेंट करते हैं, हम कितना देना चाहते हैं, ओ मान लेते कि एन के बराबर, ठीक है, हम एक्चुअल में इतना देना चाहते हैं, लेकिन देते कितना है, ओपी। तो जो ये एन पी है ये क्या कहलाएगा, कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा सेकेंड। उसके बाद आपने इसको किस तरीके से किया था, उसके बाद आपने किया था मैथमेटिकल उसमें कि जीरो से क्वांटिटी, जीरो से लेकर इस ये क्यू तक, तो ये क्या था, इंटीग्रेशन था, इनकी डिमांड फंक्शन माइनस पी इंटू क्यू, ठीक है ना, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। इसको हम क्या करेंगे, डिमांड फंक्शन क्या है ये, ठीक, इस पूरे डिमांड फंक्शन को, इस पूरा जो ये डिमांड फंक्शन है, इसमें से अगर हम माइनस कर दें ये पी इंटू क्यू, तो ये ही एरिया होगा ना जो माइनस होगा, तो तब भी क्या निकल कर आएगा, कंज्यूमर सरप्लस। तो इसके अंदर आपने क्या देखा था कि प्राइस तो दिया हुआ है, ठीक, तो इसके अंदर जो रियल इनकम है ना, रियल इनकम, क्योंकि दी हुई इनकम से ही तो वो अपनी इनकम क्या होती है, उसकी दी हुई होती है जो उसकी, तो उससे रियल इनकम का क्या मतलब होता है, रियल इनकम का मतलब होता है जो आपका इन्फ्लेशन निकलने के बाद बचती है, वास्तविक आय, जिससे आप वस्तु खरीद सकते हो। तो इसके अंदर है कि किसको स्थिर रखकर, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ना तो एब्सोल्यूट इनकम की वहाँ पर बात होती, ना ही वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी की बात होती, और ना ही टोटल यूटिलिटी की, तो बचा क्या, रियल इनकम। तो इसका आंसर हो जाएगा रियल इनकम। उसके बाद देखिए 93 जो क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है कि घटिया वस्तु के मांग वक्र के संबंध में, एक घटिया वस्तु है, ठीक है ना, घटिया वस्तु के मांग वक्र के संबंध में बात की जा रही है, उसका डिमांड कराओ में से कौन सा कथन सत्य है, इसकी बात की जा रही है। तो देखिए घटिया वस्तु के अंदर अगर आप देखोगे, यानी कि इन्फीरियर गुड्स के अंदर जो डिमांड कराओ है, 2 तरीके की डिमांड कराओ की बात की जा रही है। एक आपका है एक तरीके से सामान्य मांग वक्र जो कि मार्शल का है, एक है स्थितिपूरक मांग वक्र। तो इनके ढलान से संबंधित क्वेश्चन है ये कि जो घटिया वस्तु का मांग वक्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो जो सामान्य मांग वक्र है ना, जो मार्शल वाला जो डिमांड करो है, वो स्थितिपूरक मांग वक्र से ज़्यादा खड़े ढाल का होता है, यानी कि सामान्य तो होता है ऐसा, और जो कंपनसेटेड जो डिमांड करो होता है वो होता है ऐसा, ठीक है। इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट उसमें करवाऊंगी, इसको डायग्राम समेत। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि घटिया वस्तु के केस में ऐसा होता, और इसको इस टॉपिक को पढ़ के जाना आपके लिए कि ऑर्डिनरी डिमांड करो और कंपनसेटेड डिमांड कराओ, ठीक है। इन दोनों चीज़ों की, घटिया वस्तु के केस में कैसा होता है, नॉर्मल वस्तु के केस में कैसा होता है, तो दोनों चीज़ पढ़ के जानी है। उसके बाद आप देखिए कि निम्न में से किसे निर्धारित करने में विदेशी विनिमय दर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये बात करें फॉरेन एक्सचेंज की, रेट की, ठीक है ना।
फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि इंडिया के रुपये को छोड़कर अदर जितने भी कंट्री हैं उनकी जो करेंसी वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि हम 1 रुपये के बदले में उन कितनी करेंसी जो अदर करेंसी है वो हमें कितनी मिलती है। जैसे $1 की कीमत है 80 रुपीज़, ठीक है। $1 प्राप्त करने के लिए हमें कितना देना पड़ेगा, 80 रुपये। अगर हम यहाँ पर $1 की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 80/1, ठीक है। तो यानी कि 80 ये आ जाएगा। अगर यहाँ से हम रुपये की निकालें तो रुपये का क्या होगा, 1/80, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये एक्सचेंज रेट हो जाएगी। अब इसके अंदर क्वेश्चन है कि निम्न में किसे निर्धारित करने में विदेशी विनिमय दर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये नीचे पॉइंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसे आपके कहीं पर भी आपको बुक में अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको नहीं मिलेंगे, आपके कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड। मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी, जो ये आप पेपर करोगे ना आपको ये पता चलेगा, ये सारी चीज़ें ना कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करती है। बुक्स जो आपको कंसेप्ट करवाए जाते हैं वो एक तरीके से आपको सोचने समझने की क्षमता को विकसित करता है। तो इसलिए आप जितने भी पेपर सोल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा। निम्न में किसे निर्धारित करने में विदेशी विनिमय दर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, ये वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है ना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैल्यू का क्या मतलब होता है, वैल्यू का मतलब होता है कि जो हमने सामान बेचा है ना, जो एक्सपोर्ट किया, जिसको आप बोलते हो निर्यात, जो हमने निर्यात किया है जो सामान, वो सामान जो हम निर्यात कर रहे हैं उससे हमें कितना, मतलब एक तरीके से कितना वैल्यू हमें मिल रहा है, कितनी इनकम हमें आ रही है, वो होगी वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा देखिए यहाँ पर सेकंड देखिए यहाँ पर कि कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कंपोजिशन और डायरेक्शन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि हम कौन सी वस्तुओं का एक्सपोर्ट करते हैं, नंबर 1 पर कौन सी आती है, मैंने करवा दिया आपको, कौन नंबर 2 पर कौन सी आती है, नंबर 3 पर कौन सी आती है। जैसे वहाँ पर पेट्रोल है या हीरे जवाहरात है, इस तरीके से सीक्वेंस जो मैंने करवाई थी। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, ये मैंने करवा दिया है इंडियन इकोनॉमी में आपको कि कौन सी हम वस्तुओं का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और किसका हम इंपोर्ट करते हैं। आपसे सीक्वेंस में पूछ सकता है 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सेकंड जो है, और ऐसे ही आयात और निर्यात दोनों के उसमें, तो कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आप करके जाओगे। उसके बाद है कि डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। डायरेक्शन का मतलब होता है कौन से कंट्री के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे नंबर 1 क्या है, एक तरीके से अगर हम इंपोर्ट करते तो चाइना है, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो अमेरिका है। इसके 3-4 मैंने कंट्री आपको लिखवाए हुए, तो वो चीज़ आप करके जाना। तो डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ वैल्यू, तो ये तीनों को निर्धारित करने में जो एक्सचेंज रेट है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि वाई वस्तु को एक्स वस्तु के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए यहाँ पर आप इसको ये देखिए कि MRS/XY ये क्या होती है, स्लोप है किसका, एक तरीके से किसका स्लोप है, ये इंडिफरेंस का होगा, आपने पढ़ा था। अब ये आपको क्या बता रहे हैं, अब आपको सिर्फ ये बता रहे हैं यहाँ पर कि यदि हम एक्स वस्तु के लिए, एक्स जो कमोडिटी है उसके लिए उसको एक तरीके से उसकी जगह हम किसको छोड़ रहे हैं, वाई वस्तु को, ठीक है ना। वाई वस्तु को एक्स वस्तु के लिए प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी कि वाई को छोड़ते जा रहे हैं, इसको डिक्रीज करते जा रहे हैं और एक्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको ये सेंस देता है। पढ़ लीजिए कि यदि वाई वस्तु को एक्स वस्तु के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है, पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत आती है, क्वेश्चन तो सोल्व हो जाते हैं। इफ़ गुड्स वाई इज सब्स्टिट्यूट फॉर गुड्स एक्स एंड MRS इंक्रीज, तो करें कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में वृद्धि होती है, तो देन द गुड्स एक्स, तो वो करें कि जो एक्स वस्तु है वो एंड वाई विल बी, तो एक्स और वाई वस्तु कैसी हैं। इन्होंने बताया कि यदि हम एक्स वस्तु को छोड़ते हैं और वाई को अगर इंक्रीज करते तो MRS इंक्रीज होता है। MRS इंक्रीज होने का देखो, अब आपने देखा था कि अगर ऐसा होता ना इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होता है, MRS कांस्टेंट होता है, जो आपने एक तरीके से इंडिफरेंस कराव किया था। अगर ऐसा होता है तो MRS इंक्रीजिंग होता है, अगर ऐसा होता है तो MRS जो है ना वो डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। और
उसके बाद आप देखिए ये ऐसा कौन सी वस्तुओं के केस में होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। तो सिंपल ये है कि जब प्रतिस्थापन की बात आए ना कि y को अगर हम छोड़ रहे हैं, देखिए बेटा दोबारा मैं इसको आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या है। जैसे आपने पढ़ा था इंडिफरेंस करो में इस तरीके से, ठीक है ना, इंडिफरेंस करो, तो आपने क्या बोला था कि MRS(x,y) कैसे डिक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम एक x को बढ़ाते हैं, x का ये यहाँ पर सेम ले लेना, ठीक है ना, वैसे स्टार्टिंग में हम कम छोड़ते हैं, इनकी ज़्यादा छोड़ते हैं, उसके बाद अगर इसका एक बढ़ाते तो और कम छोड़ते हैं, और एक बढ़ाते तो और कम। तो धीरे धीरे जैसे x की यूनिट हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो y है उसको हम पहले ज़्यादा फिर कम फिर कम, इसलिए बोलते हैं कि MRS(x,y) कैसे डिक्रीजिंग है। और ऐसा इंडिफरेंस कर्व कब था? सब्स्टिट्यूट गुड्स में, इनकी प्रतिस्थापक वस्तुएं थी, ठीक है ना, पूर्णतया नहीं थी। कैसी थी? सब्स्टिट्यूट थी, प्रतिस्थापक थी, ठीक है ना। पूर्णतः प्रतिस्थापक होती तो ये इसको टच करता ना, या फिर ये इसको टच करता, तो किसी को टचिंग ही नहीं था। उसी प्रकार से इनको आप छोड़ दो, ठीक है ना, गिवन गुड्स कार, इनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आप देखिए अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसको हम बढ़ा रहे हैं ना। पूछे ना यहाँ पर कि MRS में वृद्धि होती है तो x और y होंगी, ये यहाँ से पहले से ही इसका आंसर निकल जाएगा। y वस्तु का x के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है और MRS बढ़ती हुई है तो इस तरीके का होगा, ठीक। जब पहले में कैसी थी? सब्स्टिट्यूट गुड्स थी, तो दूसरी किस तरीके की हो? ये इसमें हो जाएंगी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना। कैसी हो जाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब उस यानी कि पूरक जो वस्तु होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूरक। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये बात करें, इंक्रीज इन GST रेट्स ऑन ए सेकेंडरी डेरिवेटिव्स विल विड्रॉ मनी फ्रॉम विच मार्केट। देखिए जो सेकेंड डेरिवेटिव की हम बात करते हैं ना, एक तरीके से कैपिटल मार्केट का है, ठीक है ना। तो ये जो इंक्रीज इन GST रेट्स, द्वितीयक प्रतिभूतियों पर GST दरों में वृद्धि से किस बाजार से मुद्रा की निकासी होगी? तो वो होगी कैपिटल मार्केट से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो एक हमारी मनी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है। कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग रन की बात होती है, और जो मनी मार्केट होती है वो हमारी क्या होती है? शॉर्ट रन के लिए होती है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। एक सेकेंड रुकिए, अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए बेटा दो मार्केट होती है ना, एक होती है मनी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट, ठीक है। जो मनी मार्केट होती है ये वाली, ये होती है आपकी 1 वर्ष से कम, ये पूछ लेता कई बार, 1 वर्ष से कम, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, अगर हम इसके अंदर बात करेंगे, इसके अंदर शॉर्ट रन की बात होती है, यानी कि 1 रात से लेकर 1 वर्ष तक, 1 रात से लेकर 1 वर्ष तक ये होती है। हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी इसमें होती है। इसकी फिर कुछ सब मार्केट होती है मनी मार्केट की, ठीक है ना। इसकी कुछ सब मार्केट होती है, इसके जो उप बाजार जिसको हम बोलते हैं। एक होती है कॉल मनी मार्केट, ठीक है। कॉल मनी मार्केट का मतलब होता है कुछ घंटों से लेकर 14 दिन तक, ठीक है। इसके अंदर जो है ना आप लोन ले सकते हो। ये इसको डिमांड और सप्लाई के आधार पर, यानी कि एक तरीके से मार्केट डिमांड के आधार पर ये बेस्ड होती है, मार्केट डिमांड और सप्लाई के आधार पर, इसलिए इसको डिमांड रेट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मैं बता दूं कि जो मनी मार्केट होती है ना, इसको रेगुलेट करते हैं कमर्शियल बैंक, RBI, सॉरी इसके पार्टिसिपेटरी होते, भागीदार होते, RBI और NBFC, ठीक है। जो ये इसके क्या होते हैं? इसके पार्टिसिपेटरी होते हैं। आपको ये बात पता चल गई। अब उसके बाद देखिए सेकंड अगर मैं यहाँ पर आपको बात बताऊँ, कॉल मनी मार्केट के बाद इसी का जो सब पार्ट होता है, एक होता है इसी के अंदर कमर्शियल बिल मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट लिख लेना आप इसको,
ठीक है ना, कमर्शियल बिल मार्केट। और एक इसके अंदर होती है तीसरी कि कमर्शियल पेपर मार्केट। ठीक है ना, कमर्शियल ये सेम रहेगा, जहाँ पर बिल था ना वहाँ पर पेपर आ जाएगा, पेपर मार्केट। उसके बाद आप देखिए डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, एक मार्केट होती है इसके अंदर। ठीक है ना, जो 4th नंबर की है ना, 4th नंबर की यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। जो 4th नंबर की है आप लिखते रहना, ये होते हैं डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, डिपॉजिट। ठीक है ना, सर्टिफिकेट। और एक होती है ट्रेजरी बिल मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट। बिल मार्केट ये होती है। जो ट्रेजरी बिल मार्केट होती है ना, इसके अंदर मेच्योरिटी जो पीरियड होता है ना वो होता है 91 डेज का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 182 डेज, 382। ठीक है ना, ये पूछे जाते हैं। जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ होती है इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इनको डिस्काउंट रेट पर जारी किया जाता है। और ये जो मेच्योरिटी टाइम के समय इन्हें अंकित मूल्य पर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मनी मार्केट के बारे में। और मैंने आपको बता दिया कि आरबीआई हो गया, जो कमर्शियल बैंक्स हो गए, या एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं। ठीक है, एनबीएफसी का क्या मतलब है? एनबीएफसी इसका मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये इसके तीनों इसके भागीदार होते हैं, इनकी प्रतिभागी होते हैं। इसको जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, वो करता है आरबीआई, और इसके पार्टिसिपेटरी ये होते हैं। उसके बाद आती है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, ठीक है। जो कैपिटल मार्केट होती है ना, इसका क्या होता है, 1 वर्ष से ज़्यादा का समय होता है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा। यहाँ से लोन जो लिया जाता है, यानी कि जो लोन की है, जो भी शेयर डिबेंचर इनकी सब की बात होती है, 1 साल से ज़्यादा का समय होता है कैपिटल मार्केट में। और जो आपकी मनी मार्केट है वहाँ पर क्या होता है, 1 साल से कम का। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, उसके बाद देखिए 1 साल से ज़्यादा का समय होगा। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, इसके अंदर शेयर्स आ जाएंगे, डिबेंचर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर बॉन्ड्स आ जाएंगे, सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी। देखिए सिक्योरिटीज़ क्या होती है, गवर्नमेंट, जैसे कि आपने देखा होगा कि इन्फ्लेटरी बॉन्ड होते हैं। क्या करती है गवर्नमेंट कुछ भी एक तरीके से नाम देकर जारी कर देती है, और गवर्नमेंट के ऊपर क्या सबका विश्वास होता है। कोई भी इस तरीके का नाम देकर जारी कर दे जिससे गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा करना हो, या फिर उस समय इनका यूज किया जाता है जब मनी की सप्लाई के ऊपर कंट्रोल करना हो, या तो मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है। और शेयर और जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं उनमें एक डिफरेंस होता है। शेयर होता है जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं ना, तो जो कंपनी है उसको लॉस और प्रॉफिट होता है, तो वो शेयर होल्डर को भी होगा। लेकिन बॉन्ड्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आप देखिए, आपने देख लिया कि यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा का समय होता है। ये शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आते हैं। इसके जो पार्टिसिपेटरी होते, ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि जो कैपिटल मार्केट होती है ना, इसके जो पार्टिसिपेटरी होते वो होते हैं एजेंट्स, यानी कि भागीदार जो होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अंडरराइटर एंड इन्वेस्टर, अंडरराइटर एंड इन्वेस्टर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, इसको रेगुलेट करता है सेबी। इसको कौन रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को? सेबी, ठीक है। कौन? सेबी। तो ये ध्यान रखोगे कि जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको रेगुलेट करता है, रेगुलेट और कंट्रोल यही करता है। जो कैपिटल मार्केट होती है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं कैपिटल मार्केट के। एक होती है प्राइमरी मार्केट,
एक होती है सेकेंडरी मार्केट। जब हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जो सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम सेल एंड परचेज किया जाता है, जो सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है ना, उनको फर्स्ट टाइम सेल किया जाएगा और परचेज किया जाएगा। लिखते रहना इसको हम बोलते हैं न्यू इशू। अगर प्राइमरी मार्केट की बात करें तो इसके अंदर न्यू इशू, न्यू, ठीक है। इसमें जो फंड इकट्ठा किया जाता है वो डोमेस्टिक एंड फॉरेन से किया जाता है, यानी कि यहाँ जो प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट में जो प्राइमरी मार्केट है, इसके अंदर जो फंड की ज़रूरत पड़ती है वो इकट्ठे किए जाते हैं डोमेस्टिक मार्केट से और फॉरेन से। इसमें सिक्योरिटीज़ एंड इक्विटी शेयर, डिबेंचर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सिक्योरिटीज़ एंड इक्विटी शेयर या फिर डिबेंचर दोनों हो सकते हैं। उसके बाद आती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, इसमें पहले जो इशू हो चुके हैं या सेल की जा चुकी है सिक्योरिटीज़ को री इशू किया जाएगा। इसके अंदर रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज जो है ना रजिस्टर्ड होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसे हम शेयर या स्टॉक मार्केट कहते हैं। जो सेकेंडरी मार्केट होती है ना, यही हमारी शेयर या स्टॉक मार्केट कहलाती है, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट। तो आप बताओगे कि जो स्टॉक मार्केट है वो क्या है, हमारी कैपिटल मार्केट का एक पार्ट है और सेकेंडरी मार्केट के वो अंदर आता है, ठीक है। इतना ही अब मैंने आपको बता दिया है, आगे बाकी जो होता रहेगा मैं उसको बताती रहूँगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97, ठीक, कितने क्वेश्चन है यहाँ पर 60, ठीक है, ये मैं बताना भूल गई, आपको मैं बताती हूँ। देखिए 150 टोटल यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 60 आपके सब्जेक्ट के होंगे और जो 90 क्वेश्चन हैं वो आपके जनरल होंगे, ठीक है ना। ये इस तरीके से पेपर डिवाइड होगा। आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनरल बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते। देखिए अल्पाधिकार, ओलिगोपोली की बात की जा रही है। कोई भी मार्केट हो, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन है, चाहे फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, या फिर मोनोपोली कंपटीशन है, या फिर ओलिगोपोली है, कोई भी है। जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन दो ही होती हैं, जहाँ पर MC इक्वल टू MR, ठीक है ना, वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। और MC कर्व जो है ना MR कर्व को नीचे से कट करे। तो ये दो कंडीशन होती है कि MC इक्वल टू MR और MC कर्व क्या करे, नीचे से MR को कट करे। देखिए ये होता है ना कि ये MR है, ठीक है ना, ये MC है, समझ गए आप। तो ये कंडीशन होनी चाहिए MC इक्वल टू MR और MC करो MR को नीचे से कट करें। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए कि समय अवस्था की क्या शर्त होगी, MR इक्वल टू MC, P इक्वल टू MC, P इक्वल टू MR, MR इक्वल टू AC। ये तो आपने कभी पढ़ी ही नहीं है, तो यही पढ़ी है, तो इसी के ऊपर टिक करोगे। उसके बाद देखिए ट्रेड साइकिल की बात की जा रही है, ठीक है। ट्रेड साइकिल के अंदर वो करें किसका परिणाम है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, कितनी सारी मैंने थ्योरी आपको करवाई। ट्रेड साइकिल किसके कारण से आते हैं, आपने देखा था मल्टीप्लायर और जो एक्सेलरेटर है, इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण से थे। मल्टीप्लायर क्या है, केन्स ने दिया, जिसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं, कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में जितना चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। या फिर फॉर्मूला आपने के का निकाला था कि के आपका मल्टीप्लायर है 1/1 - MPC, ठीक है। और MPC का और के का कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। वैसे तो नीचे वाले का नेगेटिव दिखाते, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो MPC बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो ट्रेड साइकिल आते हैं ना, तो इस मल्टीप्लायर के कारण से आते हैं, और ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है। दूसरा क्या, एक्सेलरेटर, जो कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम कैपिटल आउटपुट रेशो भी बोलते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर देखिए दोनों जब इंटरेक्ट करते हैं ना, प्राइवेट और एक तरीके से ऑटोनोमस और इंड्यूस, तब जाकर ट्रेड साइकिल जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए कि इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर बोथ, इंटरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसका क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है ना। मनी मल्टीप्लायर कुछ नहीं है, ओनली फॉरेन ट्रेड, ना ओनली मनी मल्टीप्लायर, ये तो सारे अपने आप ही कट हो जाएंगे, तो फर्स्ट ही बचेगा इसका। उसके बाद आप देखिए कि निम्न में से कौन सा दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना, इनकी दो कंट्री की कंपैरिजन करना, तो करें ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। इसके अंदर क्या देखते हैं, तो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं ना, नेट नेशनल प्रोडक्शन, ये भी क्या है, ये भी हम अपने लिए बात कर रहे हैं
कि हमारा नेट नेशनल प्रोडक्शन इतना, ग्रोस नेशनल, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको करवा चुकी हूँ। पर्सनल इनकम तो बिल्कुल अपनी ही हो जाएगी, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले आपने याद करने हैं वहाँ से, मैक्रो की वीडियो से। तो पर कैपिटा इनकम ऐसा होता है जो कि दो कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको कंपेयर करने में सबसे बेस्ट तरीका है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन आता है एक तरीके से डिस इकोनॉमिक्स का। तो ये इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स मैंने आपको पढ़ाई। इकोनॉमिक्स क्या मतलब होता है, जिसको हिंदी में बोलते बचते या फिर मितव्यताएं, मितव्यताएं, ठीक है ना। दोबारा लिखना पड़ेगा, बचते। ये फिर देखो ये अगर ये ए हट जाता तो ये मितव्यताएं हो जाती, ठीक है ना, और बचते एक ही बात होती है। या फिर इसको हटा दो, इकोनॉमिक्स बच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बचते होती है ना, इसका मतलब क्या था, जब जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन करे, ठीक है ना, तो वो होती हमारी बचते, जब हम बड़े पैमाने पर क्या करते, उत्पादन करते। अब देखिए यहाँ पर ये पूछा गया कि कपड़ा उद्योग है। अभी आपने पढ़ा ना कि प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर, प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर प्लस पशुपालन, मछली पालन, ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, एग्रीकल्चर के सॉरी प्राइमरी के अंदर ही कपड़ा उद्योग भी प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है, क्योंकि कपड़ा किससे बनता है, उसके लिए एग्रीकल्चर की तो ही ज़रूरत पड़ती है, खेत से ही तो जाएगा उसके पास मटेरियल। अब यहाँ पर देखिए कपड़ा उद्योग के अंदर अमितव्यताओं के कारण नहीं, यानी कि डिस इकोनॉमिक्स के कारण नहीं है। तो यहाँ से दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आपको ये पता चल जाएगा जो कपड़ा उद्योग है ना उसके अंदर डिस इकोनॉमिक्स किस किस के कारण से आते हैं। फिर एक पॉइंट ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा इसका कारण नहीं है, ठीक है। दो तरीके से आप इसको देखोगे। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा जो उद्योग है ना एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड आता है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है प्राइमरी सेक्टर में। अब यहाँ पर आप देखिए पहला है कि बचते इस कारण से होती है, हमें तो नहीं ढूंढना, ये नहीं के ऊपर भी फोकस करना। जल प्रदूषण तो कारण हो सकता है ना, कि जल प्रदूषण के कारण से कपड़ा उद्योग के अंदर मतलब डिस इकोनॉमिक्स फैल गई हूँ। दूसरा है कि लिंग अनुपात क्या सेक्स रेशो भी ऐसा हो सकता है कि लड़के लड़की ज़्यादा हैं, ठीक है, लड़की ज़्यादा है या फिर लड़के ज़्यादा, उसके कारण से कपड़ा उद्योग में, ये तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यही हो जाएगा, ठीक है आंसर तो। लेकिन चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, हाँ ये हो सकता है, क्यों, देखिए वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न भी हो सकता है। देखिए खेत में मान ले जाए कि जो कपड़ा उद्योग है उसको कॉटन की ज़रूरत है, अगर ये कॉटन ना उगा कर, यानी कि कॉटन ना बोकर और दूसरी फसल उगा ले तो कपड़ा उद्योग के लिए वो मटेरियल महंगा हो जाएगा, तो उसके लिए तो डिस इकोनॉमिक जी है। लेबर हाउसिंग प्रॉब्लम की, श्रम आवास की समस्या, यदि जो लेबर है सब बहुत ज़्यादा लेबर जो कपड़ा उद्योग में काम करती है, अगर उसके रहने की समस्या हो जाए तो तब भी इसके लिए, अब इसको रहने के लिए सब कुछ देना पड़े, इनके पास कुछ नहीं हो, तो इसके लिए तो अमितव्यताएं हो जाएंगी। तो ये है, लेकिन लिंग अनुपात इसका नहीं है, तो इसका आंसर तो ये भी आए, मतलब सेकेंड वाला ही आएगा। उसके बाद देखिए ये है एक तरीके से स्टेट का क्वेश्चन, ठीक है। स्टेट अभी हमने किया नहीं है, जल्दी ही करवाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं एक इंडियन इकोनॉमी से ज़्यादा आते हैं। इंडियन इकोनॉमी के बाद जो है ना मैक्रो का, ठीक है ना, इंडियन इकोनॉमी एक आध क्वेश्चन IT से आ जाता है। IT को तो मैं आपको बिल्कुल 1 या 2 दिन में बिल्कुल 6-7 घंटे की एक क्लास लेकर उसमें ही करवा दूँगी, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब इसको देखिए आप, जो अभी आप देख रहे हो, अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर कि यदि वास्तविक औसत से विचलन लिया जाए तो उन विचलनों का योग बराबर होगा। एक सेकंड रुकिए, देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखिए कि यदि वास्तविक औसत से विचलन लिया जाए, डेविएशन क्या होता है वो अभी बताऊंगी। देखिए आपने सिंपल स्टैटिक्स क्या होगा, एक ये सीरीज होती है, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5, ठीक, इसका हम ले लेते हैं मीन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, मीन वो ऐसे डिनोट करते हैं x बार। तो ये कितना हो गया, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 15, ठीक है, 15 हो गए। 15 नंबर कितने हैं, 5 तक है, तो इसको 5 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये मीन आ जाता है यहाँ पर 3। अब इन्होंने बोला कि वास्तविक औसत, ये वास्तविक औसत आ गया 3, औसत से विचलन लिया जाए, डेविएशन लिया जाए, तो ये होता, डेविएशन होता है कि जो ये सीरीज है
इसमें से अगर इसका मीन माइनस करें, ठीक है ना, इस खुद की सीरीज में से अगर ये मीन माइनस करें तो ये होता है डेविएशन, ठीक है, और मीन डेविएशन इसको हम बोलेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए x माइनस एक्स बार कर देते हम, तो वो क्या होगा वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ x में से x बार कितना करोगे, -3 -3 -3 -3 तो कितना आएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 0 प्लस का 1 और यहाँ पर प्लस का 2। अगर अब इनका समीशन करते हो आप कि x माइनस एक्स बार जो है इसका हम समीशन करें तो देखिए ऊपर माइनस के हैं 3 और नीचे प्लस के 3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इसलिए आएगा ये 0। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वास्तविक औसत से विचलन लिया जाए तो उन विचलनों का योग किसके बराबर होगा, तो 0 के। आप आंसर देने में सक्षम हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज ए फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, कि बाजार संरचना के किन प्रारूपों के अंतर्गत फर्म का अपने उत्पाद के मूल्य पर, इनके जो अपना प्रोडक्ट की वैल्यू है ना, जो प्राइस है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो आपने ऐसी कौन सी मार्केट देखी है जिसके प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं हो। मोनोपोली में तो फुली कंट्रोल होता है, ओलिगोपोली में भी कुछ हद तक होता है, ठीक है, नहीं यानी कि ओलिगोपोली में भी होता है, वो तो इंटरडिपेंडेंसी देखिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, एकाधिकार के अंदर क्या होता है, मेन होता है यहाँ पर एकाधिकार के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसके अंदर होता है मोनोपोलिस्टिक के अंदर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसके अंदर लर्नर की वो सारी डिग्री आप याद करके जाओगे, इसकी साइलियाजम्सन सब कुछ। ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर होता है प्राइस रिजिडिटी, ठीक है ना, ये वाला किंग डिमांड करो आपने किया था ये इस तरीके से, ठीक है, कि जब इससे नीचे जो होता है तो फर्में फॉलो करती हैं, इसके ऊपर जो फर्में फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो जो ओलिगो परफेक्ट कंपटीशन में आप सभी जानते ही हो, तो ये सारी चीज़ें जो इनके अंदर होता है प्राइस के ऊपर कंट्रोल। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा होता है जहाँ प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करता है और फर्म सिर्फ इस दिए हुए प्राइस पर भी क्या करती है, चीज़ों को सेल करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। उसके बाद आप देखिए अब बात की जा रही है यहाँ पर 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में, लेकिन जो हमें अब क्या 14 फाइनेंस कमीशन की तो रिपोर्ट थी 2015 से 20, अब हमें करना है 15वां वित्त आयोग, ठीक है ना, 15 फाइनेंस कमीशन। तो उसकी कितनी है, वैसे तो 20 से 25 होनी चाहिए थी, लेकिन अब उसका एक एक्सटेंड कर दिया तो 21 से 26 कर दिए उसकी, ठीक है। बाकी मैं फाइनेंस कमीशन करवाऊंगी, अगर उसमें कुछ चेंज होगा तो वो मैं आपको वहाँ पर करवा दूँगी, ठीक है। 15वां जो वित्त आयोग है, तो ये स्टैटिक डेटा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको फाइनेंस कमीशन भी करके जाना है। अभी आपने देखा ना माइक्रो से कितने लाइट क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आप देखिए कि ये देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग से फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग में इसमें क्या है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, जब हमने पंचवर्षीय योजनाएं देश के अंदर चलाई तो उनके क्या मेन मकसद थे। देखिए पहला एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल ये तो रहा है कि ग्रोथ को हमें एक्सेलरेट करना, बढ़ाना है। गरीबी को ख़त्म करना, ये भी है, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर ये नारा आया था। मॉडर्नाइजेशन की बात करनी है बिल्कुल, तो इसके हो जाएंगे सारे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक तरीके से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट का। तो जो स्टेट का क्वेश्चन है तो इसका मतलब क्या, स्टेट में से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट को भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, कहीं पर भी आई ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। ये पूछा है कि ये है मोड का क्या मतलब होता है, जैसे एक सीरीज होती है ना, ये कोई एक सीरीज है, ठीक है, ये एक सीरीज है कोई भी, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 4 5 5 8 4 इस तरीके से। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है ना वो मोड कहलाता है, ठीक है। अभी मीन आपने देख लिया, मीडियन जो होता है वो सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना, डिवाइड बाय हम 2 कर देते हैं। अब इनको हम प्रॉपर करेंगे। इसका फॉर्मूला आप देखिए, इसका फॉर्मूला होता मीन, ये होता मीन, ये होता मीडियन, ये जेड होता मोड। तो हम ऐसे करेंगे, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन, सॉरी एक सेकेंड, 3 मीन माइनस मीडियन। इसका सॉल्यूशन इस तरीके से आपने निकालना कि मीन माइनस मोड, ये 3 मीन माइनस मीडियन,
ठीक है ना। तो अब इसको आप रख लीजिए, या फिर इसको दूसरा जो है वो ये इस तरीके से हो जाएगा। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो देखिए इसको कर लेते हैं, एक बार ओपन कर लेते हैं। मैंने आपको बोला कि मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस, ये फिर m लिख देती हूँ मैं, 3 मीन माइनस मीडियन। अब इसको ओपन करिए, ये ऐसे आएगा z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसे आएगा। अब ये ऐसे कैसे आया, इसको आप देखिए किस तरीके से आया है। ये इस तरीके से आया है। ये यहाँ पर z है ना, आप इसको इस साइड लीजिए और इन सब को इस साइड ले आइए, तो लेकर आइए। अगर आप इसको इस साइड लेकर जाओगे तो प्लस माइनस का प्लस का हो जाएगा, और इनको लेकर आओगे तो जो माइनस का, पहले इसको ओपन कर लीजिए, ऐसे है ना, ये ऐसे इस तरीके से 3 मीन मीडियन। पहले इसको ओपन करो, 3 मीन और 3 मीडियन, यहाँ पर x बार माइनस जेड। अब इस z को उस साइड ले जाओ और इनको इस साइड, x बार यानी कि मीन माइनस, या माइनस का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा प्लस का मीडियन, और उधर जाकर z प्लस का हो जाएगा। अब इसमें से एक माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 मीन और प्लस में 3 मीडियन इक्वल टू z। इसको अच्छे तरीके से सलीके से हम इसको लिखते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, 3 मीडियन प्लस माइनस में 2 मीन इक्वल टू z। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिखा हुआ थोड़ा सा सही लगेगा। अब आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है नहीं, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, आप इसका या इसका किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों से ये आंसर निकल कर आएगा। तो अब हमें क्या पूछा गया कि मीन को निकालिए, तो मीन को निकालने के लिए यहाँ पर z है, ठीक है ना, तो इसको 3 करिए, ओ सॉरी यहाँ पर z, अच्छा फॉर्मूला लिख देती हूँ, z है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना, ये कर लीजिए 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब करते हैं, ये 10 है, ठीक है ना, और ये मीडियन कितना 20 है, तो 3 मल्टीप्लाई अगर 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, माइनस में ये रहेगा। अब इसको इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा 2 मीन, ये 10 माइनस का हो जाएगा, इधर हो जाएगा 50, तो ये मीन डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 25। अब आंसर देख लेते हैं कि 25 है या नहीं, बिल्कुल है, ये रहा, तो आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर भारत को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है, उससे पहले। तो देखिए ओपेक, तो आपको थोड़ा सा ओपेक के बारे में पढ़ लेना चाहिए। एशियान क्या है, तो ये सार्क, ये तो कुछ नहीं है इनके बारे में, तो ये तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो है थर्ड वर्ल्ड जो है ना कंट्रीज के, विश्व की तीसरी श्रेणी के जो अंडर डेवलप्ड होती है उनके में कैटेगरी में हम आते थे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 107 है कि औसत आय वक्र के लिए कौन सा नाम दिया गया। औसत आय वक्र, एवरेज रेवेन्यू कराओ की बात करें, AR ये होती है ना, AR इम्परफेक्ट में, और परफेक्ट में क्या होती है, AR ये होती है। ये करें कि इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बार बार बताया कि इसको क्या बोलते हैं, डिमांड कराओ भी बोलते हैं। क्यों, देखिए क्या होता है कि TR क्या होता है, P/Q, ठीक है। AR क्या होता है, TR डिवाइड बाई Q, TR को ओपन करो, P/Q डिवाइड बाई Q, तो कैंसिल हो जाएगा। तो AR किसके इक्वल है, P के बराबर है। और जब आप डिमांड कराओ निकालते हैं तो प्राइस होता है, ये क्वांटिटी होती है, प्राइस के आधार पर ही हम क्या करते हैं, डिमांड कराओ को निकाल पाते हैं। तो आपने देखा कि जो ये डिमांड कराओ है, जो डिमांड कराओ किससे निर्धारित होता है, तो इसलिए जो AR कराओ होता है ना, एवरेज रेवेन्यू कराओ या प्राइस कराओ, ही हमारा क्या होता है, डिमांड कराओ होता है। इसलिए जो औसत आय वक्र है उसको हम क्या बोलते हैं, मांग वक्र भी बोलते हैं। और अगर यहाँ से औसत लागत वक्र AF से कैसा होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कराओ, AF से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है ना। इसके हर पॉइंट पर जो कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, वो कांस्टेंट रहती है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी एक औपनिवेशिक
भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी। अब इसको आप देखिए, कॉलोनियल का मतलब क्या है कि जब हम किसी के अंडर में थे, जैसे ब्रिटिश के अंडर में थे ना हम, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो करें कि हमें भारतीय अर्थव्यवस्था कोस उस टाइम पर जब हम उनके अंडर में थे, उनका हमारे पर राज था, तो हमारी कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो इसमें से नहीं है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे थे हम। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बिल्कुल गलत, अभी भी बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। बैलेंस का मतलब है सारे एरिया के अंदर एक जैसा बैलेंस डेवलपमेंट हो रखा, विकास। लो पर कैपिटा इनकम थी, बिल्कुल थी। सिर्फ जीवन निर्वाह जितना उत्पादन होता था, जो इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल पुअर बेस था उनका। तो ऐसे पहले वाला ही इनका आंसर होगा कि यही नहीं था, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि आय के स्तर एवं खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा के बीच संबंध को। देखिए ये एंजल करा हुआ है, ठीक है ना। अब ये आपको लेफर करा हुआ भी मैंने आपको बताया है, पीसीसी के बारे में, प्राइस कंजम्पशन करो, ये मैंने आपको माइक्रो में बताया। तो ये इंडिफरेंस करो का आप हल्के बना ले, ठीक है ना। इंडिफरेंस करो का बहुत ही अच्छे से करें, बार बार करें। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आय के स्तर एवं खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा के बीच संबंध को। आय का स्तर, यहाँ पर इनकम दिया होगा, यहाँ पर एक क्वांटिटी दी होगी, ठीक है। तो इसको जब हम निकालेंगे ना, इन दोनों का रिलेशन अगर देखते हैं, एक वस्तु मान लेते कि एक्स वस्तु, एक वस्तु के बारे में और इनकम के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वो होता है हमारा एंजल कर्व। एंजल कर्व क्या होता है? एंजल कर्व आपको ये बताता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती ना, जैसे जैसे लोग अमीर होते जाते हैं, वैसे वैसे जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसका कंजम्पशन घटता जाता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ता जाता है। इसलिए उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उनकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उनकी ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा जो मैंने वहाँ पर आपको, जब हम इनकम और एक कमोडिटी की बात करते हैं तो वो एंजल कर्व होता है, ठीक है ना। और जो लेफर कर्व होता है ना, लेफर कर्व होता है, ये लेफर कर्व क्या होता है? लेफर कर्व होता है कि जब ये टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में ये रिलेशन दिखाता है, इसको लेफर ने ही दिया था। ये शायद मैक्रो मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद मांग वक्र आप सभी जानते हो क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद कीमत उपभोग वक्र आपने देखा था कि एक वस्तु है, ये वाई वस्तु है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो निकल कर आया था वो कीमत प्राइस कंजम्पशन करो था। तो इन डिफरेंस करो को तो भूल कर भी मत भूल जाना, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, ये वाला, कि जब विदेशी मुद्रा की स्वायत्त मांग का अंतर धनात्मक हो तो भुगतान संतुलन के बीओपी के बारे में। ये मैंने अगर आपको एक तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है ये क्वेश्चन है, आईटी का भी आप छोड़ दो, ये मुंडल फ्लेमिंग जो मॉडल है ना ये उसमें भी कवर होता है। ये अगर वहाँ पर मैंने आपको करवाया है तो नहीं, तो ये एक अप्रोच होती है, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी होता है, मैक्रो में भी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स दोनों में होता है। तो ये करें कि मुद्रा की पूर्ति, ठीक है, एवं उसकी मांग का अंतर यदि पॉजिटिव है, देखिए मनी की सप्लाई है और ये मनी की डिमांड है, तो वो करें कि इन दोनों का डिफरेंस यदि पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मनी की सप्लाई ज़्यादा है। अब देखिए फॉरेन करेंसी की बात करें, ये भी मैटर करता है। ये अगर इसका उल्टा होता ना, डोमेस्टिक मनी की डिमांड, अगर डोमेस्टिक मनी की सप्लाई ज़्यादा मनी की डिमांड से, तो बीओपी हमारा हो जाएगा डेफिसिट में, ठीक है ना। बीओपी हमारा घाटे का रहेगा, डेफिसिट होगा। इन्होंने क्या पूछा है ऊपर, वहाँ पर देखिए विदेशी मुद्रा की स्वायत्त पूर्ति, स्वायत्त मांग का, यानी कि जो फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है उसका और जो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कैसा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम इंपोर्ट कम करते हैं, इसलिए हमें पेमेंट कम करनी पड़ती है और हमारे पास एक्सेस में बची हुई है। तो इसका मतलब होता है बीओपी हमारा सरप्लस का होगा, ठीक है ना। बी इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला, ये अधिक जिसको आप बोलते हो। उसके बाद आप देखिए केन्ज के अर्थशास्त्र की, केन्ज के बारे में आपने बहुत अच्छे से कर लिया। केन्ज की मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो करें कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसकी संचय प्रक्रिया, यानी कि केन्जियन अर्थशास्त्र में मौद्रिक नीति की संचरण प्रक्रिया होगी। द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी केन्जियन इकोनॉमिक्स इन थ्रू, किसके थ्रू होगी?
रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू होगी, डायरेक्ट परचेज, वेल्थ इफेक्ट, कंजम्पशन प्रभाव। तो ना ही आपने ये देखा, तो इसका मतलब क्या है कि जो वहाँ पर मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई का जो ट्रांसमिशन आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो किसके आधार पर होगी कि ये मनी की सप्लाई है, ये मनी की डिमांड है। क्या बताया था मैंने आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसके बाद आप आगे देखिए, ये ध्यान रखना, वो मैंने वहाँ पर कि क्लासिकल क्या कहते हैं, रियल फिनोमिना, मॉनेटरी फिनोमिना, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो इस करके ये जो केन्स और क्लासिकल की करवाया वो भी ध्यान से देखिए अभी तक आपने क्या किया, जो कंज्यूमर थ्योरी है यानी कि डिमांड वाला चैप्टर, इंडिफरेंस कर्व वाला चैप्टर, तो ये ऐसे हैं जो कि अभी तक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहे, ठीक है ना। उसके बाद आपने देख लिया यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन आईटी का आया है, मैक्रो का भी आया है, इंडियन इकोनॉमी के आए हैं। अभी तक जो भी आपने देखा कि जो पंचवर्षीय योजना, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्लासिकल और केन्स वाले में से है, तो क्लासिकल केन्स को भी अच्छे से करिएगा। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र की योजना का बीज स्रोत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर। तो करें कि पब्लिक सेक्टर जो है ना, गवर्नमेंट, वो जो फाइनेंस इकट्ठा करती है ना, पैसा इकट्ठा करती है, वित्त इकट्ठा करती है, तो उसका इंटरनल सोर्स बताइए देश के अंदर, ठीक है। देश के अंदर कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट जो है ना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, वित्त इकट्ठा कर सकते हैं। कौन से ऐसे स्रोत, देखिए हमारे पर टैक्स लगा सकते हैं, जो डोमेस्टिक सेविंग है उनका यूज कर सकते हैं, बाजार से उधार ले सकते हैं, तो सारे काम कर सकती है सरकार। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पर हम जाएंगे, तो देखिए अभी बैंक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो स्टेब्लिश किया गया था ये 1935 में, ठीक है ना। इसको जो बनाया गया था 1934 के एक्ट के हिसाब से, ठीक है। और 1949 में इसको एक तरीके से नेशनलाइज कर दिया था, गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था। जो आरबीआई है वो एक साल में 10,000 एक तरीके से करोड़ जो है ना वो नोट छाप सकता है। उसके बाद देखिए जो आरबीआई है ये क्या है, एक तरीके से सभी सबसे ऊपर बॉडी है एक, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप आरबीआई के बारे में देखोगे, आरबीआई मैं आपको प्रॉपर करवाऊंगी, ये क्या करता है, जो नोट हैं उनको इशू करता है, ठीक है। ये सारे काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। उसके बाद अगर आप देखोगे इसके अंदर और क्या क्या काम करता है आरबीआई। आरबीआई जो है, एक सेकेंड रुकिए, दोबारा मैं आपको बताती हूँ। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको 1934 का एक्ट था, इसको स्टेब्लिश किया गया था फिर 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेड क्वार्टर लिख लेना मुंबई में, मुंबई में। इसके काम क्या क्या है, इसके फंक्शन क्या क्या है। इसके फंक्शन हैं कि ये इशू ऑफ द पेपर करेंसी यानी कि नोट जारी करता है, इशू ऑफ पेपर करेंसी, पेपर करेंसी। ये 1 रुपये के नोट को छोड़कर, 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर, ठीक है ना, ये जारी नहीं करता, ठीक है ना। इसको कौन करता है, एक तरीके से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, जो वित्त मंत्रालय होता है, वो जारी करता है 1 रुपये का नोट और सिक्कों को, करेंसी इशू करता है, ठीक है। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर काम करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो कि 1957 से चला आ रहा है। इसका मतलब है कि 200 करोड़ का आपके पास जो है ना, जब आप पैसे छापना स्टार्ट करोगे, जब आपके पास 200 करोड़ का जो फॉरेन करेंसी और गोल्ड होना चाहिए, 200 करोड़ में फॉरेन करेंसी जो हो वो 85 करोड़ की होनी चाहिए, फॉरेन करेंसी एन, डॉलर, पाउंड ये, और इसमें से 115 यानी कि 115 करोड़ के बराबर गोल्ड होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब शुरू हुआ था, 1957 में। दूसरी बात यहाँ पर
देख लिया आपने। और ये जो अगला उसके बाद देखिए आपने देख लिया इशू ऑफ पेपर करेंसी क्या करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। कब ये स्टार्ट हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई जो है 10,000 करोड़ रुपए से अधिक नए नोट जारी नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इसका भी ध्यान रखना। उसके बाद आप देखिए इसके अंदर जो सेकंड है, फर्स्ट आपने देख लिया कि क्या करता है, इशू ऑफ पेपर करेंसी, ठीक है ना। इशू ऑफ पेपर करेंसी के अंदर ही हमने ये देख लिया कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर काम कर रहा है, 10,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं छाप सकता। 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर आता है। 115 का गोल्ड होगा, 85 का जो फॉरेन करेंसी होंगी। उसके बाद देखिए बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि बैंकर है ये गवर्नमेंट का, क्योंकि देखिए बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी जो होती है उनकी सेल परचेज करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। कंट्रोल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको कंट्रोल करता है, उसका कस्टोडियन है ये, ठीक है ना। जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका क्या कस्टोडियन है, रखवाला है। फिर ये फोर्थ क्या है कि क्रेडिट कंट्रोल भी करता है। क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है। क्रेडिट कंट्रोल के अंदर क्या आएगा, एक्सचेंज को कंट्रोल करेगा, प्राइस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सारे इसके काम हैं। अब आरबीआई एक्ट जो 1934 में आया था उसका अमेंड कर दिया गया 2006 में, जिसमें आरबीआई को अधिकार दिया गया है कि वह सीआरआर को बिना किसी मिनिमम मैक्सिमम लिमिट के डिसाइड कर सकता है, ठीक है ना। जो सीआरआर रही है बताऊंगी मैं आपको जब करवाऊंगी। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू नोट्स अंडर विद द फॉलोइंग, यानी कि किससे के अंडर वो नोट्स फॉलो इशू करता है, कौन से सिस्टम के अंदर, फिक्स फिड्यूसरी सिस्टम नहीं, मिनिमम फिड्यूसरी मैक्सिमम फिड्यूसरी सिस्टम, प्रोपोर्शनल, ये है मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आता है क्वेश्चन एमपीसी वाला। एमपीसी आपने कंजम्पशन फंक्शन किया, वहाँ भी किया, और ये पूछ रहा है मल्टीप्लायर की उसमें, ठीक है ना। एमपीसी का इतना है तो मल्टीप्लायर कितना होगा, के का मतलब है मल्टीप्लायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो के की क्या फॉर्मूला था, 1/1 माइनस एमपीसी, या फिर 1/में एमपीएस, ऐसा था ना, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, ठीक, ये चीज़ को ध्यान रखिए। तो जो फॉर्मूला आपको पता है कि k इक्वल टू 1/में एमपीसी, देखिए करवाए हुए आए हुए ना, आप ये चीज़ देखिए। अब 1/में 1 माइनस 0.8, ठीक है ना, 1/में 1 माइनस 0.8, ये कितना आ जाएगा, 1/में एक में से 0. तो ये 0.2 हो जाएगा। अगर इसको हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10/2, तो कितना आया 5 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा बी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू इतनी आएगी। अब देखिए कितना आसान पूछा हुआ, जो इलास्टिसिटी वाला हमने चैप्टर किया था ना, इलास्टिसिटी, देखिए जब हमने इलास्टिसिटी वाला चैप्टर किया उसके अंदर क्या था, 3 तरीके की इलास्टिसिटी थी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ये पढ़ी ना आपने। इसके 5 डिग्री थी, 5 ही मेथड थे, ठीक है ना। इसकी भी आपने 3 डिग्री पढ़ी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। उसके बाद जो है ना आपने इसमें देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरी थी सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा था, जो डिमांड करो था वो डाउनवर्ड स्लोप था, इसमें कैसा था, पॉजिटिव था। ये आपने सारा सब कुछ पढ़ा। अब सिर्फ ये पूछ रहा है आपको घटिया वस्तुओं के लिए आय की लोच, इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है। देखिए जो बढ़िया वस्तु होती है, नॉर्मल गुड्स होती है, उनमें होती है इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव। यहाँ पर इनकम लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं क्वांटिटी। वाई क्यों लेते हैं ऐसा, क्यों, देखिए यहाँ पर डिमांड ऑफ एक्स है ना, फंक्शन है किसका, इनकम का। ये इंडिपेंडेंट है इसलिए वाई पर जाएगा, ये डिपेंडेंट है इसलिए यहाँ पर आएगा। तो इनकम इलास्टिसिटी जो नॉर्मल गुड्स होती है। उसके बाद देखिए इन्फीरियर जो गिवन गुड्स होती है, दोनों के लिए जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो होती है नेगेटिव, ठीक है, वो होती है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, कि इनकम बढ़ेगी, इनकम कम है तो ज़्यादा क्वांटिटी, इनकम बढ़ती है तो इसकी क्वांटिटी गिर जाएगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो आय लो जो घटिया वस्तु केस में कैसी होगी, ऋणात्मक। 0 होती है जब वो इन एक तरीके से आपस में नॉट रिलेटेड गुड्स होती है, जैसे गेहूँ और बुक की आप बात करो तो संबंधी है ना आपस में, तो उनके अंदर हो गई। अब ये देखिए स्टेट का,
कि विपरीत दिशा से एक दूसरे के निकट आने वाली दो कारों की औसत गति की गणना, ठीक है ना। एवरेज जब स्पीड निकालते हैं ना तो इसके अंदर हम यूज करते हैं ना तो अर्थमेटिक का करते ना ज्योमेट्रिक का, तो ये होता है हार्मोनिक, ठीक है ना। ये एवरेज निकालने के फॉर्मूले की अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ये करवाऊंगी मैं आपको। ये कुछ नहीं होता मैकेनिकल मीन। तो स्पीड की जब बात आए तो हार्मोनिक मीन होगा। तो अब स्टेट में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी देश में औद्योगिक विकास, देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। परिवहन एवं दूर संचार सुविधाओं की मांग की लोच की प्रकृति क्या होगी। इलास्टिसिटी से देखिए क्वेश्चन आ गया, तो इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है ना। तब देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, यदि हमने उद्योगों का विकास करना तो उद्योगों के विकास के लिए क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन के भी साधन होने चाहिए। दूसरा क्या, ट्रांसपोर्ट के तो मैंडेटरी है ना, तो इसलिए उद्योग विकास के लिए तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होगी वो बेलोचदार होगी, पूर्णतः बेलोचदार, ठीक है। ये तो चाहिए ही चाहिए। और मैंने आपको बताया जिसको आप नहीं छोड़ पाते तो उसकी इनइलास्टिक, जिसको छोड़ पाते तो उसकी इलास्टिक। निम्न में से कौन सी को उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, कंज्यूमर बिहेवियर, नॉर्मल अजम्पशन है इसकी कि रेशनल होना चाहिए, ठीक है ना। वो अपनी रुचियों के बारे में जजमेंट जानता हो, वो अपने जो भी मतलब एक तरीके से सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमम करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने पूछा नहीं होना चाहिए, नहीं पूछा, ये तो सारी है। उसके बाद हम देखते हैं ये देखिए फोर्थ कि प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करती है। बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था कि जो एक कमोडिटी है ना वो दूसरी कमोडिटी से इंडिपेंडेंट है, तो ये हो जाएगा। तो जमसन यहाँ से भी लर्न कर सकते हो ना, तो ये नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको चारों पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना। अन्य बातें समान रहने पर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि, वह करें कि अदर बातें, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर ये फंक्शन ध्यान रखिए। जैसे डिमांड ऑफ एक्स वाला फंक्शन था ना कि प्राइस ऑफ एक्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, वैसे ही सप्लाई का भी तो होता है। सप्लाई ऑफ एक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये प्राइस ऑफ एक्स वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है। रिलेटिव, यहाँ पर रिलेटिव गुड्स थी ना, तो यहाँ पर दूसरा क्या, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कई सारे जो सप्लाई जो फंक्शन है जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है कि कैसी टेक्नोलॉजी है, प्राइस ऑफ एक्स क्या है, ठीक है, और दूसरी वस्तु की। तो यहाँ पर दूसरी वस्तु को तो आप छोड़ दीजिए, सिंपल आप देखिए जिससे जो सप्लाई जिनसे प्रभावित होता है। तो करें कि और तो जितनी बातें बची हुई क्या रहती है कॉन्स्टेंट, इन्होंने कहा कि अन्य बातें समान है, पूर्ति मात्रा में वृद्धि। तो करें कि अगर सप्लाई बढ़ेगी तो किस कारण से बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने के कारण से, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है ना कि सप्लाई कब बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ेगी। तो ये ए आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है ना, ए हो जाएगा इसका। अब उसके बाद आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये तो है ही नहीं कि एक तो देखिए, तो इस तकनीकी के ऊपर दिया हुआ, मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करती है और उपभोक्ता की आय के ऊपर डिपेंड करती है। ये सारे फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये सारे फंक्शन आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। सप्लाई ऑफ एक्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ एक्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा टेक्निक के ऊपर, तीसरा क्या है जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की इनकम के ऊपर, और जो है मार्केट के ऊपर। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, सिर्फ इसके बढ़ने से ही सप्लाई बढ़ेगी, इसके घटने से सप्लाई घटेगी। उसके बाद आप देखिए अब ये भी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप देखिए क्या क्या आपने समझना है। इसके अंदर ये आपको बता रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनके जो बैंकों में रिफॉर्म्स हुए ना वो इम्पोर्टेंट है। तो ये कब किया गया था, ये किया गया था 1969 में। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 1969। तो 1969 में 14 जो बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन किया था, गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिए थे। एक सेकेंड रुकिए। इनको अपने अंडर ले लिया था और इसके अंदर जिनकी डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा थी वो ये बैंक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। अप्रैल 1980 में, ठीक है ना, ये तो 19 जुलाई था, ये ध्यान रखिएगा, ये 19 जुलाई 1969 था। उसके बाद देखिए 9 अप्रैल 1980 में 6 बैंक थे
जिनको नेशनलाइज कर दिया गया था, पहले 1969 फिर 1980, ठीक है। उसके बाद फिर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया। तो ये तो समय समय पर चेंज होते रहते हैं, तो बैंकिंग रिफॉर्म्स जो हैं वो ज़रूरी है। आप देख रहे हो कि बैंकिंग से कितने क्वेश्चन आए, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आसान है पेपर, बस आपको ये समझना कि इसकी तासीर क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, SBI जिसको आप बोलते हो, उसको स्टेब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1955 को, ठीक है ना। SBI से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। ये मैं आपको नोट्स भेज दूँगी, अभी भेजती हूँ, मतलब 1-2 दिन में उसको एक बार PDF से मैं आपको पढ़ा दूँगी, लगभग क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, ये भी आपने देख लेना है, इसको मैं बाद में बता दूँगी आपको। उसके बाद आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये तो आपका क्लियर हो गया। ये देखिए 1921 को भारत के लिए महान विभाजक वर्ष के रूप में किस संदर्भ में, ये था जनसंख्या के उसमें, ठीक है ना। उससे पहले ना पॉपुलेशन स्थिर थी, उसके बाद जो है ना बढ़ना स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। तो ये था कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट द ईयर 1921 नो एज द ग्रेट डिवाइड ईयर फॉर द इंडिया। तो ये पॉपुलेशन के उसके लिए जाना जाता, ना इकोनॉमिक ग्रोथ, ना वॉर, ना ये, ठीक है। और वैसे भी देखिए, अगर आपको यहाँ पर नहीं पता हो ना, तो देखिए ग्रोथ तो उस टाइम पर कुछ थी नहीं हमारी, युद्ध भी उस टाइम पर नहीं थे, ठीक है ना, 1921 में। और उसके बाद क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका था, सेकेंड तो फिर 1939 में जाकर हुआ, और ये भी 18 तक ख़त्म हो चुका था। तो ये इसलिए भी आप इसको निकाल सकते हो, लेकिन आपका फिर आंसर हो सकता है कि नन ऑफ द अबव, नहीं, जनसंख्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए हुए कि फ्लो कंसेप्ट कौन सा है, फ्लो वेरिएबल कौन से है, स्टॉक वेरिएबल कौन से है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसको एक बार पढ़ो ध्यान से कि निम्न में कौन सा प्रभाव चर नहीं है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर सिर्फ आपने ये देखना कि वेरिएबल का, और उसका मैं आपको बता देती हूँ कैसे पहचान होती है। जब हम किसी को कुछ घंटों में, कुछ दिन में, साल में अगर ऐसे मेज़र करते ना, तो वो होता फ्लो, जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बता पाए कि भाई इतना है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो होता है स्टॉक। तो इन्होंने पूछा कि जो फ्लो नहीं है, यानी कि स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखिए संपत्ति, व्यय को आप बता पाते ना कि मेरा 1 महीने का खर्चा इतना है, 1 दिन का इतना है, 1 घंटे का इतना, ऐसे ही सैलरी मेरी 1 दिन की इतनी है, 1 महीने की इतनी है। वैसे ग्रोथ रेट होती है 1 साल की ग्रोथ रेट, 6 महीने की, 1 महीने की। संपत्ति जो होती है ना, आप बता सकते हो कि मेरी इतने करोड़ की है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टॉक कंसेप्ट है, बाकी फ्लो कंसेप्ट है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि इन्होंने नहीं में पूछा था। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में करवा दिया, कॉल मनी मार्केट है। अब आप देखिए कॉल मनी मार्केट किसका पार्ट है, मनी मार्केट का। मैंने आपको बताया था ना, सब मार्केट में कॉल मनी मार्केट आया था। और जो कॉल मनी मार्केट था वो कैसा था, यानी कि डिमांड बेस्ड था, ठीक है ना। कॉल मनी मार्केट क्या था, डिमांड, यानी कि कुछ घंटों से लेकर 14 दिनों तक। बस क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये पूछा गया इसमें कौन हिस्सा ले सकता है, व्यावसायिक बैंक ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, बीमा, सहकारी। ये पढ़े थे आपने, नहीं पढ़ा है ना मैंने आपको। मैंने इसके अंदर क्या कहा था कि RBI इसके पार्टिसिपेटरी होता है, NBFC इसका पार्टिसिपेटरी होता है, कमर्शियल बैंक होते हैं इसके पार्टिसिपेटरी, ठीक है ना। ये 3 प्रतिभागी होते, तो ये तो है ही नहीं उसमें, तो ये आ जाएगा फर्स्ट इसका, ठीक। उसके बाद आप देखिए ये भी स्टेट का, ये इंडेक्स से जो है ना, इंडेक्स वाले से ये चैप्टर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है आपको, ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। एक वेटेड होते, एक इनवेटेड होते, ठीक है ना, अनवेटेड होते। तो इंडेक्स नंबर का क्या मतलब होता है, ये कहाँ पर ज़रूरी होते हैं कि इंडेक्स नंबर हैज़ प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस इन मेजरिंग चेंज, यानी कि इसकी जो प्रैक्टिकल जो एक तरीके से हमें ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर हमें देखना है, प्रोडक्शन ट्रेंड्स के बारे में अगर हमें जानना है, ट्रेड के बारे में जानना, इनकम वैल्यूएशन के बारे में जानना, तो इंडेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है। आपसे कोई भी पूछे कि इंडेक्स नंबर की कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में जानना, और प्रोडक्शन के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में, ट्रेड के बारे में, इनकम वैल्यूएशन के बारे में।
तो ये इंडेक्स नंबर जो है ना, इम्पोर्टेंस इंडेक्स नंबर कौन कौन से हैं। फर्स्ट अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मेजरिंग द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है कि मेजरिंग, पूरा नहीं लिखूंगी, मेजरिंग चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना, ये मैंने आपको बोल दिया। दूसरा इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसके बाद है कि इन एनालाइजिंग मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इन मेजरिंग चेंज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन इंटरनल ट्रेड, इन इकोनॉमिक्स पॉलिसीज। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस रखते हैं जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये तो वेटेड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, हम अनवेटेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनवेटेड के अंदर है सिंपल या फिर अनवेटेड इंडेक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं। देखिए सिंपल एग्रीगेट मेथड के अंदर जिसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो प्राइस इंडेक्स निकलता है ना, प्राइस इंडेक्स जो होता है वो होता है हमारा, पहले इसको देख लेते हैं। ये होता है, ये अनवेटेड होता है, ठीक है, अनवेटेड होता है और इसका होता है P1 डिवाइड बाई P0, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे लिखते हैं और इंटू में 100, तो ये अनवेटेड होता है। ये बाकी जितने भी हैं यहाँ पर ये सारे हैं वेटेड। वेटेड के अंदर आता है लेस पेर आता है, ठीक है ना, पास चे आता है, लेस पेर लिख देती हूँ, लेस पेर पास चे, ठीक है। उसके बाद फीसर आता है, फीसर आता है, मार्शल एजवर्थ आता है, ये लिखा हुआ है एजवर्थ मार्शल। और डोरबिश एंड बाउले आता है, डोरबिश और बाउले भी इसके साथ लगा लेना, डोरबिश एंड बाउले ये आता है। उसके बाद आता है कैली, कैली, ठीक है ना, कैली मेथड। तो आपने देख लिया पास्चे, फीसर, लेस्पेर, एजवर्थ मार्शल, डॉर्बिश, बोले और कैली। तो आगे अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना कि इसमें जो इसके फॉर्मूले हैं ना, इसको मैं करवाऊंगी, लेकिन हो सकता है कि कभी ऐसा भी होता है कि भाई नहीं टाइम लगे, तो मैं आपको इसलिए इतना डिटेल में करवा रही हूँ। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद देखिए किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन का, ये है, ये आईटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रेड का जो है डीवैल्यूएशन की बात की जा रही है। और ये देखिए मैंने एक वीडियो करवाई हुई है, वो शायद 4 या 5 घंटे की होगी, 4-5 घंटे भी नहीं, उससे कम ही है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज, इसको ऐसे सर्च करना है, इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज बाय शीला अहलावत, या इसको ऐसे भी सर्च कर लो, इको गुरु शीला अहलावत, ठीक है, तब भी सर्च होकर आ जाएगा। तो उसके अंदर आप जाओगे ना तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की आपकी 4-5 घंटे की वीडियो है, तो उससे पूरी आईडी जितनी तुम्हारी आएगी उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए करेंसी को जब डीवैल्यू करवाया जाता है ना, करेंसी को डीवैल्यू, एक होता है डीवैल्यू, एक होता है डेप्रिशिएशन और एक होता है डीवैल्यू, 2 अलग अलग टर्म होती है। जब हम बात करते हैं डीवैल्यू की तो इसका मतलब होता है, सॉरी, डीवैल्यू और डेप्रिशिएशन वैसे एक होते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब होता है कि दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू घट जाना। जैसे $1 = 65 रुपीज़ है, डीवैल्यू होने या डेप्रिशिएशन होने के बाद ये हो जाए 80 रुपीज़। तो पहले के कंपेयर में अब हमें ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसका मतलब पहले के कंपेयर में हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई, दोनों का मतलब होता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है, डीवैल्यू गवर्नमेंट करती है और डेप्रिशिएशन जो होता है ना वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर हो जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जब करेंसी की वैल्यू को घटाया जाता है, यानी कि $1 = मान लेते हैं कि यहाँ पर 65 था, हम $1 की कीमत कर देते 80 रुपीज़। ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट है, हम ऐसा क्यों करते, रीज़न ये है कि पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि कोई भी अमेरिका से मान लिया जाए कि आए, ठीक है, तो $1 को में उसको 65 रुपीज़ मिल रहे, मान लेते हैं कि इन 65 रुपीज़ की एक शर्ट आती है। अब दूसरे केस में आप देखिए यहाँ पर 80,
अब यहाँ पर आप देखिए जब डिवैल्यू करवाएगा तो एक शर्ट भी ले लेगा वो, ठीक है ना, और उसके बाद 15 रुपीज़ जो ना वो लेफ्ट भी बच जाएंगे। तो क्या करेगा, ऐसे 15 करके उसको लालच होएगा ना कि मैं एक शर्ट की बजाय 2 ले लेता हूँ। तो इसलिए जैसे ही डिवैल्यू करवाया जाता है तो उससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो इम्पोर्ट्स है ना वो डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना। एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, इम्पोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है, रीज़न देखिए, $1 की कीमत 65 रुपीज़, डिवैल्यू होने के बाद $1 की कीमत 85 रुपीज़, ठीक है, ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। अब इससे क्या होगा, अभी मैंने आपको शर्ट का एग्जांपल लिया कि उसके पास 15 रुपये बच गए, इसलिए यहाँ पर जो हमारी डिमांड हमारे प्रोडक्ट की बढ़ेगी, इसलिए हमारी निर्यात बढ़ेगी। दूसरे केस में इसको देखो, पहले हमें वहाँ पर मान लेते हैं कोई भी चीज़, एक चीज़ की वैल्यू अमेरिका में, अमेरिका कहीं पर भी जहाँ डॉलर चलता वहाँ पर 50 रुपीज़ थी, यानी कि 50 रुपीज़ में हमें वो चीज़ मिल जाती थी, या वहाँ पर भी 65 ही रख लेते हैं कि मान लेते हैं कि वहाँ पर हमें 65 में मिलती थी। अब अगर हम $1 के बदले में कितने रुपए देने पड़ते थे, 65 नहीं, दोबारा देखिए, एक वहाँ पर एक जो चीज़ आती थी वो $1 में आती थी, ठीक है, इससे ऐसे समझ सकते हो। तो $1 में आती थी, $1 के लिए कितने देने पड़ते थे, 65। अब वही चीज़ खरीदने के लिए हमें कितना देना पड़ेगा, 80। तो पहले से तो हमें महंगी होगी ना, अब हम इसको कम खरीदेंगे। तो ये एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, डिवैल्यूएशन का फर्स्ट इम्पैक्ट ये होता है कि एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और इम्पोर्ट घटते हैं। एक्सपोर्ट सस्ते, इम्पोर्ट महंगे, ठीक है। और 3 बार अभी तक डिवैल्यू हो चुका है, एक 1947 में था और एक 1991 में, एक मुझे ध्यान नहीं है, करवाऊंगी मैं इसको, या फिर उस वीडियो को आप देखोगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो वो करें कि इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कंट्री विल बी रिफ्लेक्टेड। निर्यातों में वृद्धि, आयातों में गिरावट, फर्स्ट ही आंसर है इसका, आगे जाओ भी मत। निर्यात और आयात दोनों में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं, निर्यातों में गिरावट, निर्यात तो गिरेंगे ही नहीं, ये कैंसिल। अब दूसरा है, इसके नीचे जो दिया गया है वो क्या कहता है कि निर्यात और आयात दोनों में गिरावट नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया था ना, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। उसके बाद है ये मनी की सप्लाई वाला, मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। तो देखिए M3 की ये बात करें, M3 के अंदर क्या आएगा, तो इसको एक बार आप अगर आपने असल तो आपने वो सारी की सारी वीडियो देख चुके हो आप, ठीक है ना, क्योंकि मैक्रो वाली, तो मैक्रो में से क्या क्या आ रहे हैं वो मैं आपको रिकॉल करवाती चल रही हूँ कि M1 में क्या आएगा। अब आप लिखोगे यहाँ पर, इस छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लोगे कि M1 में क्या आएगा, M2 में क्या आएगा, M3 में क्या आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। ये मनी की सप्लाई के बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए M1 के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकेंड, देखिए M1 के अंदर आएगा आपका, M1 में M3 है ना, पहले M3 ही लिख लेते हैं। M3 में आएगा आपका M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, ठीक है ना, ये आएगा। आंसर देख लेते M1 यानी कि टाइम डिपॉजिट ऑफ द बैंक्स, तो आंसर यही हो जाएगा फोर्थ, बिना सोचे समझे। यहाँ पर क्या होगा कि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ द बैंक्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि जो M1 है, M1 में क्या, मैंने वहाँ पर आपको ये करवाया हुआ। M1 में क्या आता है, लिख देती हूँ, M1 इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, ये था M1। M2 के अंदर क्या था कि M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट, मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख रही हूँ, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, ठीक है ना, सेविंग डिपॉजिट किसके साथ, विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, ठीक है ना, तो इनके साथ, तो M2 में ये आ जाएगा।
अगर हम बात करें M3 की तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, ठीक है, नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। उसके बाद देखिए M4 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो M3 आ जाएगा, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यानी कि फिर ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे पोस्ट ऑफिस वाले। सबसे ब्रॉड मनी कौन सी है इसके अंदर? ब्रॉड मनी M3 है और सबसे नैरो है M, ठीक है ना, M1। ये तो है नैरो M1 सबसे नैरो है, सबसे ब्रॉड है M3। M4 को नहीं मानते। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी के अगर हिसाब से पूछे कि सीक्वेंस में लगाए, सबसे ज़्यादा किस में, फिर उससे कम इससे कम, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम वाला लिखोगे M1, एक मिनट, M3, M4, M3, M2, M1, ठीक है ना। अगर घटते क्रम में पूछे तो सबसे ज़्यादा M1, फिर M2, फिर M3, फिर M4। ये सारे कर चुके हो आप, तो इसका आंसर हो गया 4th, ये आपने कर लिया। भारत में योजना के पीछे क्या विवेकपूर्ण सोच है? देखिए जो प्लानिंग है ना, जो हमने प्लानिंग करी उसके अंदर क्या था, क्या विवेकपूर्ण सोच? देखिए कॉमन सेंस के ऊपर है ये, और प्लानिंग से देखो कितने भाग भाग कर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप एक बार लिख लोगे कि योजना में क्या क्या था, ठीक है ना। योजना का एक पेज बना लेना, तो उसमें ये चीज़ें और इससे रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड ऑफ द प्लानिंग इंडिया? बाजार तंत्र की सीमाओं का पहले क्या था? मार्केट मैकेनिज्म। हमारे यहाँ तो नहीं था, लेकिन मार्केट मैकेनिज्म था। मार्केट मैकेनिज्म के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है? प्राइवेट सेक्टर काम करता, तो इसकी इस तरीके की जो सीमाएँ थी उसको ख़त्म करना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि नीड फॉर सोशल जस्टिस, हाँ ये भी सामाजिक न्याय दिलाना। रिसोर्स का एलोकेशन, ठीक है, एलोकेशन और मोबाइलाइजेशन, यानी कि साधनों का आवंटन और उन्हें गतिशील बनाना, बिल्कुल। तो ये हो जाएंगे सारे, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सांख्यिकी औसत नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए स्टैट का, ये क्या कह रहा है कि जो हमारा स्टैटिकल नहीं है, स्टैटिकल एवरेज नहीं है, तो अर्थमेटिक में भी है, ज्योमेट्रिक भी, हार्मोनिक भी, ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप आइए, इसमें आप हो सकता है कि निकाल भी लो इसको। ये जो कोस्ट वाला चैप्टर आपको मैंने करवाया था ना, तो ये वहाँ से है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़कर मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या पूछा गया है यहाँ पर? ये पूछा गया है कि परिवर्तनशील लागत नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? रेकरिंग नेचर की, जो बार बार होती है। तो यहाँ पर पहले वेरिएबल कॉस्ट आप देखिए, कच्चे माल का कराया करोगे तो ये बार बार खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल, यानी कि सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? आपने एक तो फिक्स कॉस्ट पढ़ी थी, ये थी, ठीक है ना। एक वेरिएबल कॉस्ट आपने देखी थी। वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? जो कहाँ से शुरू हो रही थी? जीरो से, ठीक है ना। कहाँ से शुरू हो रही थी? जीरो से, और जीरो से हो रही थी, ये इस तरीके से थी, ठीक है ना। ये वेरिएबल कॉस्ट थी। और अगर हमने इन दोनों को मिला दिया था, इसको फिक्स कॉस्ट को और जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको, और उसके बाद हमने क्या बनाई थी? एक तरीके से टोटल कॉस्ट बनाई थी ना। तो वेरिएबल कॉस्ट आपको क्या बताती है? वेरिएबल कॉस्ट आपको बताती है देखिए आप, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट थी। वेरिएबल कॉस्ट आपको क्या बताती है कि जब आप उत्पादन नहीं करते तो ये भी क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। उत्पादन जब आप स्टार्ट करते हो, फिक्स कॉस्ट क्या होती है? एक ऐसी कॉस्ट होती है जो आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि आपने कोई भी है बाइक का इंश्योरेंस करवा लिया, तो अगर आपने इंश्योरेंस करवाया तो कुछ भी हो, चाहे लॉकडाउन लगे, चाहे कुछ भी लगे, चाहे आप उसके लिए उसको यूज कर रहे हो या नहीं। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी को क्या, गाड़ी का यूज नहीं होता कई घरों में, कभी कभार चलाते, तो उसका जो इंश्योरेंस जो आपने करवाया हुआ, जो भी इसका बीमा, वो आपको साल में देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या है, अब इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा? ये पूछा कि परिवर्तनशील लागत नहीं है। देखिए कच्चा माल तो परिवर्तनशील लागत है। अचानक जो कैजुअल जो लेबर होते हैं, जब सीजन के अनुसार उनको हटाते लगाते रहते हैं, वो भी है। भवन के बीमे की, यानी कि देखिए ये परिवर्तनशील नहीं है, ये करवा लिया तो आपको देना ही हो। मेंटेनेंस भी आपको करना ही पड़ता है।
तो ये तो जो है ना, ये तो हो गई वेरिएबल कॉस्ट। ये हो जाएगा आपका एक तरीके से जो बीमा आपने करवाया, इंश्योरेंस जो आपने करवाया है, वो क्या होगा, परिवर्तनशील लागत में नहीं आएगा, ये फिक्स कॉस्ट में आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन की बात कर रही है। लिबरलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1991 में, ठीक है ना, 1991 में। उसी के बाद ही 1992 में क्या डिसइन्वेस्टमेंट भी शुरू हो गया था। और 1991-2 में ही क्या था कि जो हमारा ट्रेड अकाउंट है ना, उसमें पार्शली कन्वर्टेबिलिटी कर दी। देखिए दो तरीके का यहाँ पर पूछा गया, उदारीकरण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस खाते में रुपये को पूर्ण परिवर्तनशील बनाएगा। दो हैं, करंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा फुली कन्वर्टेबल है, ये हमारा पार्शली कन्वर्टेबल है। और जो ट्रेड अकाउंट है ना, ये करंट अकाउंट का ही पार्ट है, क्योंकि करंट अकाउंट मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है। इसके अंदर आता है ट्रेड अकाउंट आता है, विजिबल इनविजिबल आता है, ट्रांसफ़र पेमेंट आती हैं, तो ये सारी इसी का पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो ट्रेड अकाउंट है उस पर बनाया, कैपिटल अकाउंट पर फुली कन्वर्टेबल का मतलब है यहाँ पर कि सारा का सारा जो भी है ना सिस्टम डिसाइड होगा डिमांड और सप्लाई के द्वारा, इसको फुली कन्वर्टेबल बोलते हैं। तो कैपिटल अकाउंट तो अभी हमारा पार्शली कन्वर्टेबल है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें आती हैं, ये फुली कन्वर्टेबल नहीं है। ट्रेड अकाउंट करंट अकाउंट का पार्ट है, तो ये फुली कन्वर्टेबल है, जो 1994 में इसको कर दिया गया था। ये कैपिटल अकाउंट को पार्शली कन्वर्टेबल किया गया 1997 में तारापुर कमेटी की रिकमेंडेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये कुछ नहीं, सिर्फ ये आंसर आएगा। और इसका मैंने आपको बता दिया है ही नहीं। उसके बाद देखिए निम्न में कृषि विशिष्ट वस्तु, ये देखिए कहाँ से आया है। ये जो RBI है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फंक्शन है उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फंक्शन हैं उनसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। और पूछा भी क्या गया है, आपने उसके काम तो देख लिए, जो फंक्शन तो आपने देख लिए थे, मेथड से क्वेश्चन पूछा गया, मेथड। अब मेथड को मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो यानी कि RBI इम्पोर्टेंट है। मेथड देखिए, इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है क्वान्टिटेटिव मात्रात्मक जिसको हम बोलते हैं, एक होता क्वालिटेटिव, ठीक है ना, एक होता क्वांटिटेटिव, एक होता क्वालिटेटिव। अब यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर होती है एक बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब होता है ये लॉन्ग रन के लिए होती है, जिसमें RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको देते हैं, कमर्शियल बैंक को। वर्तमान में RBI बैंक रेट की जगह रेपो रेट का यूज करते हैं, ठीक है ना। रेपो रेट एक इंडिपेंडेंट रेट है, अभी बताऊंगी। बैंक रेट के बाद आती है रेपो रेट, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इसकी जगह भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट रेट है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो इनमें सबसे में से रेट कौन सी इंडिपेंडेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट रेट है। अब इसके अंदर आप देखिए जो ये रेपो रेट है, रेपो रेट किसकी जगह यूज हो रही है, बैंक रेट की। सिर्फ आपको ये देखना है बैंक रेट क्या, बैंक रेट के अंदर भी वही सेम काम है कि कमर्शियल बैंक जो है ना, RBI लोन देता कमर्शियल बैंक को। रेपो रेट में भी वही है कि RBI लोन देता कमर्शियल बैंक को, ठीक। उसके बाद आता है इसके अंदर जो तीसरा मेथड है वो है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसकी एक लिमिट थी 25 से 40 तक की, 25 से 40 तक की, ठीक है ना। कितनी थी, 25 से 40 थी। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, बैंक रेट, SLR, RR शायद करवा दिए मैंने आपको। ये रिवर्स रेपो रेट मैंने आपको इनकी ये बता दी होंगी कितनी कितनी यहाँ भी हैं, या फिर बताई होंगी। इसको 23 जनवरी 2017 को इसकी जो एक तरीके से मिनिमम लिमिट थी ना, 25 से नीचे नहीं गिरी, वो ख़त्म कर दिया। अभी 18% है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वो होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वो होता है जब कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का एक निश्चित रेशो अपने पास रखते। देखिए क्या, दोबारा बताती हूँ मैं आपको। हम बैंक में जाते, बैंक में मान लिया जाए कि आप भी गई और मैं भी गई, हमने वहाँ पर 10,000 रुपये जमा करवा दी, ठीक है, 10,000 रुपये। अब वो क्या करेंगे, 10,000 में से SLR रखनी पड़ेगी, यानी कि 10,000 का 18% उन्हें अपने पास रखना पड़ेगा। उसके बाद ये कैश में हो सकता है, ये 18% गोल्ड में हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो सकता है। पूछ सकता है आपसे SLR कैसे कैसे रखा जाए, और SLR को गवर्नमेंट यूज करती है।
दूसरा एक होता है कैश रिजर्व रेशो, ये होता है कि इसी का 10,000 का इसका मान अभी ये 4% है, 4% या 3.5% कुछ ऐसा, इसको हमें रखना पड़ता है आरबीआई के पास, इसके ऊपर कुछ नहीं मिलता, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। तो कैश रिजर्व रेशो, कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है। तो समझे आपको ये क्वांटिटेटिव जो है ना मेथड के अंदर, क्वांटिटेटिव जो मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड आपने देख लिया इसके अंदर बैंक रेट, उसके बाद आपने देखा जो रेपो रेट, रेपो रेट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, लिख देती हूँ एक बार, बैंक रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, इसको मैं दोबारा बताती हूँ। जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले शॉर्ट रन लोन देता है, ठीक है ना। आरबीआई किसको, कमर्शियल बैंक को शॉर्ट रन लोन देता कुछ घंटों से लेकर 15 दिनों तक का, ठीक है। उसके बाद देखिए एसएलआर मैंने आपको बता दिया, इसकी लिमिट कितनी थी 25 से 40, 25 वाली जो मिनिमम वाली है 23 जनवरी 2017 को ख़त्म कर दी। और एसएलआर को कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रख सकते हैं, इसको जो है ना गवर्नमेंट यूज करती है। सीआरआर मैंने आपको बताया, सीआरआर, ठीक है ना, ये दोनों ही ये खुद रखते हैं अपने पास, हम जितना डिपॉजिट करवाते हैं ये आरबीआई के पास रखना होता है। उसके बाद देखिए एक रेपो रेट होती है, एक रिवर्स रेपो रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, आरबीआई कमर्शियल बैंक से उसकी तरलता अधिक को स्वीकार करते हैं। जब इन बैंकों के पास फालतू पैसा हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, आरबीआई के पास उसको डिपॉजिट करवा लेते हैं। रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि ये आरबीआई से लोन लेते हैं कमर्शियल में, और ये आरबीआई जो है ना इनके फालतू लोन को यहाँ पर देता है इनके ऊपर ब्याज, लेकिन कम देता है। फिर होता है प्राइम लैंडिंग रेट, ठीक है ना, 6 है इसके अंदर कि ये जो आर तो यहाँ पर लिख लोगे। उसके बाद है 6 है यहाँ पर प्राइम लैंडिंग रेट, प्राइम लैंडिंग रेट। इसके अंदर क्या होता है, 2003 में पीएलआर जो है ना इसको एक तरीके से लाया गया। इसके अंदर क्या होता है प्राइम लैंडिंग रेट के अंदर, जिसको आधार बनाकर बैंक्स अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं। बैंक्स अपने विश्वसनीय ग्राहकों को अधिक सुविधा देने के लिए कभी कभी पीएलआर से भी कम पर लोन दे देते हैं। जो प्राइम लैंडिंग रेट है ना, इसके अंदर क्या है, इसको 2003 में लाया गया। इसके अंदर क्या होता है, देखिए आप अगर बैंक के खास ग्राहक हो, आप पैसा जमा करवाते रहे, खास का क्या मतलब होता है, जो समय पर जमा करवाता रहे, ठीक है ना, जो उसने लोन लिया। तो इसमें क्या होता है, इस रेट का जितना मान ले जाए कि 5% चली हुई है, तो इसमें आपको 450 यानी कि 4.5% पर आपको दे दे, तो उससे भी कम पर दे देता था। इसके बाद आता है 7वां जो पॉइंट आता है वो आता है बेस रेट सिस्टम, ठीक है ना, बेस रेट सिस्टम। पीएलआर ये 2010 में लाया गया, ठीक है ना। पीएलआर की जगह यानी कि प्राइम लैंडिंग रेट की जगह बेस रेट सिस्टम को अपनाया जाता है। अब इस रेट से नीचे लोन नहीं दिया जाएगा, चाहे ग्राहक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ठीक है ना, आपके लिए वो ग्राहक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इससे नीचे नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आती है एमएसएफ, ठीक है, 8वां पॉइंट आता है एमएसएफ। मैं इसको करवाने को तो अलग भी करवाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है और आपको अभी अभी रिकॉल रहे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसको बोलते हैं, इसको 2011-12 में लाया गया, ठीक है ना, 2011-12 में एमएसएफ को आरबीआई ने फर्स्ट टाइम 2011-12 में एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को डिफाइन किया। इसमें सभी शेड्यूल बैंक्स यानी कि जो भी शेड्यूल दो होते हैं, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, शेड्यूल होते हैं जो आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं। शेड्यूल बैंक्स आरबीआई से एक रात के लिए अपने टोटल डिपॉजिट का 1% तक लोन ले सकते हैं, ठीक है ना, सैटरडे को छोड़कर, ठीक है, जितना भी उनकी टोटल डिपॉजिट है ना उसका 1% के लिए 1% लोन ले सकते हैं एक रात के लिए। फिर उसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन आता है क्वांटिटेटिव मेथड। एक तो यही पूछ लेगा क्वांटिटेटिव मेथड में क्या आता है, इनके अंदर की जितनी बातें बता रही हूँ सारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO। इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज किया जाता है। यहाँ पर आरबीआई बिना दूसरे बैंक्स पर निर्भर रहे क्रेडिट पर कंट्रोल कर सकते हैं सेल एंड परचेज करके, ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, इनको सेल और परचेज किया जाता है। ये मैं आपको बताया मैंने मैक्रो में। और जब सेल करते ना, सेल करने का मतलब होता है वो एक कागज़ हमें दे देते,
तो इससे जब हमारा पैसा उनके पास चला जाता है तो मनी की सप्लाई घट जाती है। यदि वो परचेज कर लेते, वापस कागज़ ले लेते हैं, तो मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। ये सारी रेट इन्फ्लेशन में बढ़ा दी जाती हैं और डिफ्लेशन जब मंदी होती है तो घटा दी जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटेटिव गुणात्मक जो है, इसके अंदर आता फर्स्ट सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल 1956 में आया था। ठीक है ना। मार्जिन रिक्वायरमेंट आती है इसके अंदर। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जैसे आप, हमारा ये घर है, ठीक है ना, घर है, हमें बैंक से लोन लेना है। इस घर की कीमत है 1 करोड़ रुपए, और बैंक अगर हमें इसके ऊपर 20 लाख दे, तो इस 1 करोड़ में से आप 20 लाख घटा दो तो 80 लाख का ये होता है जितना हमारा घर की कीमत है और जितना हमें लोन मिलता है उसका जो डिफरेंस होता है। अब देखिए, अगर यहाँ पर मनी की सप्लाई को घटाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10 कर देंगे कि 1 करोड़ के बजाय कितना, 10 लाख रुपए। तो सिर्फ अब हमारे पास 10, तो 90 रुपये सिक्योरिटी के फॉर्म में रख लेंगे, तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। जब कमर्शियल बैंक किसी को लोन देते हैं तो ज़मानत के तौर पर अपने पास कुछ रखते हैं, तो सिक्योरिटीज वैल्यू कितनी और माइनस लोन कितना दिया, इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ये क्वालिटेटिव में, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में मार्जिन रिक्वायरमेंट है। उसके बाद राशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर लिमिट डिसाइड की जाती है आरबीआई के द्वारा कि बैंक्स मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिमिट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक यूज, यानी कि यहाँ पर लिमिट जो बेस करी जाए स्पेसिफिक यूज के लिए, ठीक है, यूज के लिए, किसी ग्रुप्स के लिए, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, पर्टिकुलर गुड्स के लिए, इनके लिए। तो यहाँ पर देखिए, टोटल लोन का 40%, टोटल जो लोन है, ये एक्चुअल डेटा, टोटल लोन जो देना है प्राइमरी सेक्टर में उसका 40% देना है प्राइमरी सेक्टर को। ठीक है ना, लोन का 40% प्राइमरी सेक्टर, जितना भी 100% होता है ना, 100 में से प्राइमरी को है ना 40% देना है। इसमें से भी 40% में से भी 18% जो ना एग्रीकल्चर के लिए देना स्पेशल। तो स्पेशल हो गया ना पर्टिकुलर, एक प्राइमरी सेक्टर यानी कि इस इंडस्ट्री को देना प्राइमरी सेक्टर को, इसमें भी कोई पर्टिकुलर एग्रीकल्चर हो गया। फिर होता है मोरल सुएशन। ठीक है, मोरल सुएशन का मतलब होता है कि जब आपको समझा बुझाया जाए, ठीक है ना, समझा बुझा कर, मतलब कोई भी, जैसे आरबीआई कुछ भी अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बताई बैंक्स को कि आपको मनी की सप्लाई घटाना है या बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जो 1-2 तरीके के बैंक होते हैं, शेड्यूल बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में आते हैं, और जो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं वो आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में नहीं आते। प्राइमरी डिपॉजिट होती है, एक सेकेंडरी डिपॉजिट होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही टाइम डिपॉजिट का पार्ट होती है। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते, कितना लंबा हो गया। निम्न में से कौन किसी विशिष्ट वस्तु या उद्योग के लिए साख को नियंत्रित करा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल क्रेडिट। ठीक है, पर्टिकुलर गुड्स और इंडस्ट्री। बैंक रेट तो बिल्कुल भी नहीं है। मार्जिन मनी में आपने देख लिया, वहाँ पर तो क्या था। अब देखिए यहाँ उसके साथ आप कंपैरिजन करो, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट था, ये क्या है, मार्जिन मनी। तो ये तो ख़त्म, ये भी ख़त्म। ओपन मार्केट ऑपरेशन में तो सेल परचेज की, तो क्या रह गया, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डेटा, तो आपको इंडस्ट्री का जब प्रॉपर ज्ञान होगा ना इंडस्ट्री का, कि कब उसको मंदी आई, कब तेजी आई, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर फेस्ड ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेट्रोग्रेशन एंड डिक्लेरेशन ड्यूरिंग, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिगामी मंदी के दौर का सामना किस, ये इसका आंसर है फर्स्ट 1965 से 80। ठीक है ना, उस टाइम पर इसका सामना किया। तो डेटा। अब मनरेगा के बारे में शायद मैंने आपको करवा दिया। ठीक है ना, मनरेगा के बारे में, तो मनरेगा के बारे में आप पढ़ लेना, 2005 में आई। इसके अंदर क्या क्या है, इसके उद्देश्य देखिए। गांव के अंदर बेरोजगारी को कम करना, बिल्कुल सही बात है, बेरोजगारी को, गरीबी को कम करना, डेवलपमेंट रूरल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑल ऑफ द अबव। ऐसे आंसरों के क्वेश्चन के ऐसे आंसर होते हैं। अब ये देखिए,
कौन सा एक निवेश करो, मल्टीप्लायर में से देखिए 2 क्वेश्चन आ लिए। मल्टीप्लायर देखो वैल्यू क्या होती है, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आएगा, या 1/1 माइनस MPC या 1/ MPS। अब इसको हमें ढूंढना है कि क्या करें, कि निवेश गुणक के लिए क्या सही है। ये उपभोग में परिवर्तन का निवेश में परिवर्तन से अनुपात है। उपभोग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन कंजम्पशन। देखिए हमारा तो ये आंसर होना चाहिए नहीं, ये करा है पहले वाले में, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर ये बोला इन्वेस्टमेंट में कंजम्पशन। ऐसा तो नहीं है ना, गलत बात। ये बचत में परिवर्तन का निवेश में परिवर्तन से अनुपात है, यानी कि चेंज इन सेविंग चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी नहीं आपने कहीं पढ़ा। ये भोग में परिवर्तन का बचत परिवर्तन से अनुपात है। ये बचत में परिवर्तन का निवेश में, सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में। ये क्या है यहाँ पर, उपभोग में परिवर्तन का, यानी कि कंजम्पशन में और सेविंग में। ये तो बिल्कुल अभी तक तुमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो गलत है। सरेआम दिख रहे। आंसर क्या होगा, ये होगा कि आय में परिवर्तन का निवेश में परिवर्तन से अनुपात है। देखिए यही है ना कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आएगा, क्या कहलाता कि, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके बाद आप देखिए निम्न में कौन सी दृश्य वस्तु नहीं है। दृश्य और अदृश्य की बात हो रही। दृश्य कौन सी होती है, जो टेंजेबल नहीं है, ठीक है, जिनको हम टच करके नहीं देख सकते। तो यहाँ पर आप बताइए कि कौन सा होगा। शिपिंग तो टेंजेबल में आती है, नॉन टेंजेबल में, यानी कि सर्विसेज के अंदर। देखिए सर्विसेज, शिपिंग जैसे हम बोलते हैं कि जहाजरानी जो है, और जितने भी सर्विसेज होती है टीचर की, इनकी सबकी क्या होती है, अदृश्य में जो आएंगे। तो शिपिंग एक्सपेंसेज ये आपका भी एक बार छोड़ देते हैं। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये भी इसमें आएंगे। इंटरेस्ट एंड लोन, तो ये सारी हमारी करंट अकाउंट का पार्ट होती है। करंट अकाउंट में भी इनविजिबल के अंदर आती है, तो ये विजिबल में आती है, ठीक है ना। तो ये अदृश्य वस्तु नहीं है। इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। उसके बाद बताइए कर की दर, ये तो अभी हमने कर लिया। देखिए क्वेश्चन, तभी तो मैं कहती हूँ कि देखिए अभी हमने रेफर करो, मैंने आपको बताया ना। तो फिलिप्स वर्कर भी आपने पता है, ठीक है ना। तो फिलिप्स वर्कर किस किस के अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिखाता है। एंजल क्रॉपिन देख लिया कि इनकम और एक वस्तु की बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रेफर कराओ। अभी वहीं करवाया था मैंने। तो देखिए कितने आसान पेपर है। अब देखिए डिमांड शेड्यूल बनाना है, डिमांड वाले चैप्टर से आ गया। तो ये प्राइस होता है, इधर क्वांटिटी होती है। प्राइस 5 है, ये 1 है, 5 4 3 1 2 3, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा डिमांड ऑफ एक्स फंक्शन था ना ऐसे, प्राइस ऑफ एक्स, रिलेटिव गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पर देखिए जब डिमांड करे हुए डिमांड शेड्यूल बनाते तो इनका तो कोई काम ही नहीं होता। वही बात है, वो करें कि किसी वस्तु की मांग अनुसूची बनाने में किसको स्थिर नहीं माना जाता, सबको स्थिर माना जाता है, लेकिन किसको नहीं माना जाता, उसी वस्तु का प्राइस को। बाकी सारा फंक्शन स्थिर रहता है। मैं बार बार आपको, तो ये तो रहती है रिलेटिव गुड्स तो स्थिर रहती है। पूरक वस्तु की कीमत, स्थानापन्न वस्तु की कीमत जो सब्सिट्यूशन, ये भी रहती है स्थिर। उपभोक्ता क्या है, सिर्फ वस्तु की कीमत स्थिर नहीं रहती, इसके बढ़ने घटने से, यानी कि जैसे हमने देखा ना कि ये प्राइस है, क्वांटिटी है, 5 है तो ये 1 है, 4 2 3 1 2 3, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये देखिए प्राइस में चेंज हो रहा है उसके आधार पर ही क्वांटिटी में, तो इस तरीके से। तो इसका हो जाएगा लास्ट। उसके बाद है कि ARMR, ये फॉर्मूले में मैंने आपके जब मार्केट करवाई थी ना, तो वहाँ पर ये सारे के सारे फॉर्मूले, ARMR का रिलेशन, तो सारे मैं करवा चुकी हूँ आपको। तो अब इसमें से आपको एक बार पॉज कर लेना वीडियो को और देख लेना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा। फॉर्मूला होगा ही ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इसका MR = AR 1 - 1/में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी वैल्यू पूछ सकता है। दूसरा AR अगर आपको निकालना तो फिर कैसे होगा, ठीक है ना। AR का भी रिलेशन तो दिखा सकते हो, AR = MR अगर होगी तो फिर इस फॉर्मूले को कैसे करोगे, अगर AR इधर आ जाए, तो ये भी ध्यान रखना आपने।
उसके बाद देखिए ये प्रोडक्शन वाले में से आया हुआ है। देखिए उत्पादन के पैमाने में उत्पादकता में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले बचतों को क्या कहते हैं। देखिए उत्पादन का पैमाना बढ़ा, जब भी हम बात करते हैं ना स्केल की, ठीक है ना, तो स्केल का मतलब होता है इंटरनल इकोनॉमिक जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन स्केल एंड प्रोडक्टिविटी इज नोन एज। उत्पादन के पैमाने में उत्पादकता में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले, जब भी स्केल की बात होगी ना, इकोनॉमिक जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन स्केल एंड प्रोडक्टिविटी, और उत्पादकता में वृद्धि के कारण से इनकी उत्पादकता की वृद्धि, तो ये इंटरनल एक फर्म की इंटरनल बातें होती हैं, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं हम इंटरनल, फोर्थ आंसर, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल बोलेंगे हम। इंटरनल जो इकोनॉमिक्स होती है ना फर्म स्पेसिफिक होती है, और जो एक्सटर्नल होती है ना ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है, बाहर से। ये तो उत्पादकता बढ़ने के कारण से चीज़ें हो रही थी, जो बचतें हो रही थी वो उत्पादकता बढ़ने के कारण से होती, बड़े लेवल पर उत्पादन करने के कारण से हो रही थी, यानी कि एवरेज कॉस्ट कंटिन्यूस डिक्लाइन कर रही थी। उसके बाद आता 140। ये देखिए तो कितना आसान है। किसी एक को प्राप्त करने के लिए त्याग किए जाने वाले सर्वोत्तम, जब भी आप बात करते हो अल्टरनेट फॉरगोन, यानी कि अगर हम जैसे कि चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स करते हैं ना ऐसे, तो हमने देखा अगर हम एक्स को प्राप्त करते तो वाई को छोड़ना पड़ता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक चीज़ सॉरी दोबारा देखिए इसको, मैंने आपको दोबारा मैं इसको बताती हूँ कि आप एक चीज़ को ध्यान से सुनिए। ये है बेस्ट अल्टरनेट, बेस्ट सेकंड बेस्ट अल्टरनेट कहाँ पर होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट आप जानते हो क्या होती है, जो उत्पादन के साथ बदलती रहती है। इकोनॉमिक कॉस्ट जानते हो, सिलेक्शन ये कुछ नहीं होता, सिलेक्शन कॉस्ट ये भी होती है लेकिन यहाँ पर नहीं है अभी, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पढ़ाई करो या फिर आप जॉब करो। मान लिया कहीं पर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो या फिर आप जॉब करो, तो आपके पास क्या है कि अगर आप जॉब को छोड़कर पढ़ाई करते हो तो इस पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी जो आपने जॉब छोड़ी है। जैसे मान लेते हैं कि पढ़ाई पर आपके 1 लाख रुपए लगे, जॉब से आप 3 लाख रुपए कमा लेते थे, तो इनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये 1 लाख नहीं, इस 1 लाख यानी कि इस पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये 3 लाख, ठीक है, समझे। जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेट होता है वही क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने आपको डिटेल में करवाया हुआ है तो प्लीज़ इन चीज़ों को स्किप ना करें। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना में आय तथा उत्पादन विधि के साथ व्यय विधि को, ठीक है, इनकम मेथड, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड ना, दोबारा देखिए, इनकम मेथड, इनकम ये मेथड मैं आपको करवा चुकी हूँ, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड जिसको जीवी आप बोलते हो, ग्रॉस वैल्यू एडिशन यानी कि प्रोडक्शन मेथड। वो करें कि इसको कब जोड़ा गया, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड। इस एक्सपेंडिचर मेथड को कब जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया था 1967, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 मेथड होते हैं ना, नेशनल इनकम प्रोडक्शन का एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो 1967 में इसको जोड़ा गया था, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचर ऑफ मनी, मनी का कौन सा इनमें से एक नेचर नहीं है। देखिए आपको अगर कोई पैसे दे तो आराम से स्वीकार कर लोगे, इसके अंदर टिकाऊपन होता है लेकिन विभाज्यता नहीं होती। 500 का नोट है तो 500 का पूरा नोट चलेगा, ऐसा नहीं है कि इसका एक टुकड़ा किसी को दे दो कि लाओ इसको 2 टुकड़े कर लेते, ये 250 तेरे 250 में, ऐसा नहीं, ठीक है ना। या फिर इसको 4 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं इसके टुकड़े, तो इस 500 के नोट के अगर आप 5 टुकड़े कर दोगे तो ये चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये 10 कर लेते हो, कुछ भी नहीं, जब 1 है तो वो 1 में चलेगा, 1 रुपये का सिक्का तो 1 में ही चलेगा वो, ठीक है ना। उसका अगर तोड़ उसके 2 टुकड़े कर लेकर जाओगे तो बिल्कुल नहीं, तो डिविजिबिलिटी नहीं होती, स्टेबिलिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, लेकिन ये नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कुल उत्पाद अधिकतम तब होगा। देखिए टोटल प्रोडक्शन, अब आप देखिए कुल उत्पादन ये होता है टीपी,
उसके बाद नीचे आइए आप, जहाँ पर टीपी इन्फ्लेक्शन का पॉइंट होता है, मैं बता चुकी हूँ आपको। यहाँ पर देखिए जब टीपी मैक्सिमम होता है तो यहाँ पर ये एमपी होता है, ठीक है। ये इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, इसके बाद इंक्रीज करता है एट ए डिक्रीजिंग रेट, तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। ये जब मैक्सिमम होता है तो ये क्या होता है, जीरो होता है। जब ये घटता है तो ये नेगेटिव होता है, और जब ये बढ़ रहा होता है तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक। तो एक क्वेश्चन क्या है कि कुल उत्पादक अधिकतम जब होगा जब सीमांत उत्पादक अधिकतम होगा, नहीं, सीमांत और औसत उत्पाद बराबर होंगे। कैसा है, सीमांत उत्पाद शून्य होगा, ठीक है। जब आपने ये भी मैंने आपको बताया होगा कि जब एपी और एमपी दोनों, देखिए आपने देखा था ना कि ये मार्जिनल प्रोडक्शन है और ये आपका क्या है, एवरेज। जहाँ पर एपी और एमपी दोनों एक दूसरे के बराबर होते वहाँ से तो सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, यानी कि जो उत्पादन वाला चैप्टर है, कोस्ट वाला है, उत्पादन, कोस्ट, कंज्यूमर, ये आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाने। अभी देखिए आरबीआई का फिर आ गया 1935 में, ठीक है ना। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए ये पेपर। अब दूसरा देखिए, भारत की जनगणना विभाग द्वारा जनांकीय संबंधी आंकड़ों का संकलन किस प्रकार के स्रोत पर आधारित, डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन बाय द सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ सोर्स। देखिए दो तरीके का डेटा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा होता है जैसे कि हम बिल्कुल उसको वहीं से जाकर इकट्ठा करें। सेकेंडरी होता है कि पहले पब्लिश हो चुका कहीं बुक में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, तो वो जब डेटा उठाते। तो देखिए भारत की जनगणना जब सेंसस होते तो घर घर आकर इकट्ठा करते हैं ना, तो प्राइमरी सोर्स के ऊपर होता है, ठीक है ना। इंटरपोलेशन मेथड होता है, ना एक्स्ट्रापोलेशन होता, ना सेकेंडरी होता, ये नहीं होते। प्राइम बिल्कुल वहाँ जाकर बेस से चीज़ें लेकर आते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन, अब देखिए ये करें कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, देखिए क्लासिकल का भी इम्पोर्टेंट है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स की कौन सी अजम्पशन नहीं है, आप सभी जानते हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक है। गुड्स और फैक्टर मार्केट दोनों में राइट है। उसके बाद देखिए ये क्या कहते हैं कि डिमांड इज इलास्टिक इन द मार्केट, डिमांड बाजार में मांग लोचदार होती है। ये देखिए इसको ध्यान दीजिए, अभी मैं सोल्व करवाऊँगा। क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते, फ्री ट्रेड की, तीनों बात करते हैं, ठीक है ना। बट जो इससे ये वाला है ना, इससे पहले वाला, ये मार्केट डिमांड करो जाना लोचदार होता है। देखिए कॉमन सेंस का यूज कीजिए। मार्केट डिमांड करो तो ये होता है, और सप्लाई करो ये, तो फर्म का डिमांड करो होता जो लोचदार होता, ठीक है ना। तो ये लोचदार होता फर्म का, ना कि इंडस्ट्री का। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ये नहीं है। उसके बाद 147 को देखिए, देखिए जाति आधारित जो जनगणना ना कब हुई थी, ये हुई थी 1931 में, और ये 2011 की भी जो सेंसस है ना वो भी जाति आधारित है। उसके बाद है कि कौन सा, ये भी देखिए कोरिलेशन से क्वेश्चन है। ये मैं आपको देखिए इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, देखिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, और वो सजेशन आप मान लीजिए। एक मैंने आईटी की वीडियो डाली हुई है, एक मैंने आपको डाली हुई है उसकी स्टैटिक्स की, ठीक है ना। स्टैटिक्स वाले में आपको इंडेक्स नहीं मिलेगा, इंडेक्स नंबर नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा जितना भी यहाँ पर आया। तो ये प्लीज़ वहाँ से इन चीज़ों को ज़रूर देख लीजिए। माइक्रो की भी डाली हुई है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डाली हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको यहाँ नहीं करवा रही, तो वहाँ पर मैंने करवाया हो ऑलरेडी, तो आप उसको यूज़ कीजिए। क्योंकि अभी समय कम है तो मैं सोच रही हूँ कि आपको पेपर ही सोल्व करवा दूँ। निम्न में से कौन सा कथन संबंध सहसंबंध की कोरिलेशन के बारे में, एक्स और वाई के मध्य कारण और प्रभाव के संबंध। देखिए प्रॉपर वो तो ठीक है, कोरिलेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, जैसे कि प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है ना, यहाँ पर डिमांड ऑफ एक्स, इसके बढ़ने से, यानी कि इन दोनों का सिर्फ उसका काम होता है इन दोनों का रिलेशन बताना, ठीक है ना। ये रिलेशन कैसा, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक मोटा आदमी है, वो मतलब एक किसी की इनकम बढ़ती जा रही है और साथ में उसका मोटापा बढ़ता है, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। तो इसको कोई मतलब नहीं, सिर्फ रिलेशन बताने का मतलब होता है। तो ये एक्स और वाई के मध्य कारण और प्रभाव के संबंध को बताता है कि दो चरों के मध्य सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद आप देखिए किन्हीं भी दो चरों के मध्य संबंध है या नहीं, ये बताता है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आपसे पूछे कि जो कोरिलेशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि किन्हीं भी दो चरों के मध्य है
संबंध है या नहीं, सिर्फ ये बताता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर नहीं बता पाता, सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। उसके बाद है, अब देखिए साधनों की दुर्लभता। ये मार्शल ने तो, ये डेफिनेशन है स्टार्टिंग की, ये मार्शल ने तो दी थी वेलफेयर से रिलेटेड, एडम स्मिथ ने दी थी वेल्थ से संबंधित, और ये रॉबिन्स ने दी थी स्कार्सिटी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इन सब की याद रखिए, वेलफेयर और इसकी वेल्थ। इसकी मैं एक बार देख कर आपको बताऊंगी। मेहता की एक स्कार्सिटी की थी, वेलफेयर की थी, एक और डेफिनेशन होती है उसमें शायद वो मेहता की ही है। उसके बाद देखिए आंसर है 150 क्वेश्चन है। एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय। देखिए प्राइस ऑफ एक्स अगर गिरते हैं, कोई भी वस्तु उसकी कीमत अगर घटती है तो करें कि उसकी वास्तविक आय बढ़ेगी या घटेगी। आप कॉमन सेंस लगाई रही है, माइक्रो के ये वहीं पर करवा दिया था मैंने। इंडिफरेंस करो से देखो कितने रह कर क्वेश्चन रिपीट हो रहे। एक वस्तु की कीमत में कमी होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ती है ना। जैसे मान लेते हैं कोई भी किसी भी एक्स वस्तु की कीमत है 10 रुपये, और उस व्यक्ति के पास है इनकम उससे कोई भी जो कमोडिटी परचेज करता है उसकी क्वांटिटी परचेज करता है वो 10, उसकी इनकम पास है 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा उसका एक्सपेंडिचर 100। उसके बाद देखिए इसकी कीमत गिरकर 5 हो जाए, उसको 10 पर खर्च करने, 10 वस्तु खरीदने के लिए कितना चाहिए 50 रुपये, तो उसकी रियल इनकम क्या होगी, बढ़ गई है, ठीक है ना। तो अगर जब कीमत गिरती है तो रियल इनकम क्या होती है, वास्तविक आय बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो ये था हमारा 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो इसको बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको करवा दिया। आप भी इसको अच्छे से कीजिए, कहीं पर कोई कमी नज़र आती है तो मुझे बताइए।